अध्याय 361 नाग सरदार के साथ भाग जाना। मीटिंग रूम से निकलने के बाद मो फैन और तांगयुए सीधे थरी पूल्स में रही द मून की ओर चल पड़े। इस बार तांगयुए अपने साथ एक अतिरिक्त काला गोला लेकर आई थी। तांग जोग ने इसे टोटेम ओब नाम दिया, जो एक विशेष पात्र था जिसमें टोटेम बीस्ट को रखा जाता था। टोटेम ओब अंदर से बेहद विशाल था। ये गगनचुंबी सांप के लिए एक अस्थायी आवास प्रदान करने के लिए पर्याप्त से भी अधिक था। टोटेम ऑब वास्तव में एक प्रकार का अंतरिक्ष पात्र था, लेकिन उनमें से अधिकांश किसी जीवित प्राणी को अपने भीतर समाहित करने में सक्षम नहीं थे। टोटेम ऑब को प्रचुर मात्रा में जीवन ऊर्जा से संशोधित किया गया था, जो गगनचुंबी सांप के लिए उसके अंदर रहने के लिए पर्याप्त थी। यदि जीवन ऊर्जा समाप्त हो जाती तो टोटेम बीस्ट को गोले से बाहर आने के लिए मजबूर होना पड़ता, अन्यथा वो उसके अंदर ही दम घुटकर मर जाता। जू मेन को टोटेम ऑब जैसी किसी चीज के अस्तित्व का कोई ज्ञान नहीं था। वे उस राक्षस को नष्ट करने के लिए लोगों को संगठित कर रहे थे और उनकी निगरानी मुख्य रूप से तांग जोग और उसके अधीन काम करने वाले विशेषज्ञों पर थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि तांग जोग ने पहले ही एक योजना बना ली थी। तांगयुए और मो फैन टोटेम ऑब का इस्तेमाल करके गगनचुंबी सांप को गुप्त रूप से स्थानांतरित करेंगे। अगर जू मेन का मकसद सिर्फ काले टोटेम सांप को भगाना होता तो मामला इतना पेचीदा नहीं होता, लेकिन सच्चाई ये थी कि वह सांप को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश कर रहा था। वो किसी भी हालत में उस जानवर को, जिसका शहर से गहरा रिश्ता था, जिंदा रहने नहीं देता। शायद वो किसी दिन जानवरों के झुंड के साथ वापस आ जाए। खरपतवारों को पूरी तरह नष्ट करने के लिए उन्हें जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। तांग जोग जानता था कि जू मेन टोटेम बीस्ट के केचुली उतारने का फायदा उठाकर उसे मारने की कोशिश कर रहा था। इसलिए उसे तांग्यू को टोटेम बीस्ट को अपने साथ ले जाने देना पड़ा। एक बार निर्मोचन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद जू मेन 10 जोड़ी आंते दिए जाने पर भी टोटेम बीस्ट को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। बड़े साहब, वो जू मेन फिर से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मैं आपको अभी यहां से दूर ले जाऊंगी, किसी सुरक्षित जगह पर जहां आप आराम कर सके। बड़े साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? तांगयुए चांद की रोशनी बिखेरते 3 कुंडों पर एक जगह पर उछलकर खड़ी हो गई और धीरे से पुकारा। मो फैन द्वीप पर इंतजार कर रहा था। दरअसल वो अभी भी काले टोटेम सांप से थोड़ा डरा हुआ था। पानी में बुलबुले उठने लगे। उसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि सतह पर उभरने वाली चीज कितनी विशाल थी। चांदनी की रोशनी में चांदी जैसी झील से एक भयानक काली छाया धीरे धीरे उभरी। मो फैन को विश्वास नहीं हो रहा था कि झील के इतने छोटे से हिस्से में इतना विशालकाय जीव समा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा को प्रतिबिंबित करने वाले 3 कुंडों के अंदर वास्तव में कोई अलग स्थान रहा हो? परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और पानी से ऊपर उठने लगी। अंततः विशालकाय सांप का सिर प्रकट हुआ। चांदनी में उसका खुरदरा शरीर हल्का हल्का चमक रहा था। तांगयुए ने काले टोटेम सांप को देखकर मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर डर का जरा भी निशान नहीं था। उसने तो अपना हाथ बढ़ाकर काले टोटेम सांप के सिर को सहलाया भी। काले टोटेम सांप का सिर एक बड़े घर जितना विशाल था। उसके चपटे नथुने एक छोटी गुफा जितने बड़े थे, जबकि उसका मुंह उससे भी बड़ा था। उसकी लंबी जीभ इतनी डरावनी थी कि किसी के भी पैंट गीले कर दे। तांगयुए बेहद साहसी थी। वो तो काले टोटेम सांप के सिर पर कूद गई और उससे बातें करने लगी। परिपक्व और आकर्षक मिस तांगयुए ब्लैक टोटेम स्नैक के प्रकट होते ही ऊर्जा से भरपूर एक हंसमुख छोटी लड़की में बदल गई थी। वो मेरा छात्र है, एक अविज्ञाकारी और बिगड़ैल छात्र। उसका नाम मोफान है। तांगयुए काले टोटेम सांप के सिर पर खड़ी होकर मोफान की ओर इशारा किया। काला टोटेम सांप थोड़ा मुड़ा। उसकी लालटेन जैसी बड़ी बड़ी आंखें सीधे मोफैन को घूर रही थी और उसकी जीभ मोफैन की ओर निकली हुई थी। उसकी लंबाई वाकई चौंकाने वाली थी। मोफैन, लगता है उसे तुम याद हो। मोफैन को पीछे हटते देख तांगयुए खिलखिलाकर हंस पड़ी। बहन, नहीं मैडम, क्या हम अपना काम शुरू कर सकते हैं? मोफैन ने उदास चेहरे से जवाब दिया। चिंता मत करो, मुझे उससे धीरे धीरे बात करनी होगी। वो इस समय बहुत संवेदनशील है। मुझे भी उससे बात करने में कुछ समय बिताना पड़ता है, तांगयुए ने कहा। ठीक है, आगे बढ़ो, मो फैन ने कहा। चांदनी हमेशा की तरह तेज थी। नीली चांदी जैसी चमक पवित्र झील पर पड़ रही थी, जिससे उस रात एक अद्भुत दृश्य बन गया था। चांदनी रात में एक आकर्षक महिला एक विशालकाय जीव के सिर पर बैठी थी। उसके घुंघराले बाल थोड़े बिखरे हुए थे। चांदनी में उसका सुंदर शरीर और भी मनमोहक लग रहा था। वो धीमी आवाज में बोल रही थी, मानो कोई युवक अपने बड़ों को अपने दैनिक जीवन की बातें बता रहा हो और बड़े चुपचाप सुन रहे हो।
आसमान छूता सांप उस सांप से बिल्कुल अलग था जिसने लोगों में भारी दहशत फैलाई थी। वो तांगयुए के सामने अपने विशाल सिर का आधा हिस्सा ही दिखा रहा था। जब तांगयुए रुकती तो उसकी लालटेन जैसी आंखें थोड़ी ऊपर की ओर घूम जाती, मानो वो कहानी जारी रखने के लिए उसका इंतजार कर रहा हो। मो फैन अपने सामने के दृश्य को देखकर चकित रह गया और उसे किसी तरह से वो तस्वीर याद आ गई जिसमें तांगयुए बचपन में गगनचुंबी सांप के साथ खुशी खुशी बातें कर रही थी। ऐसे असाधारण बुजुर्ग के साथ पलना बढ़ना निश्चित रूप से उस छोटी लड़की के अकेलेपन और डर को दूर कर देगा जिसने अपने पिता को खो दिया था। ठीक है, वो मान गया, तांगयुए ने शांतिपूर्ण भाव से मो फैन पर चिल्लाते हुए कहा। बहन फहाई, कृपया उस जीव को तुरंत पकड़ ले, मो फैन ने प्रार्थना की। तांगयुए को मो फैन की बड़बड़ाहट ठीक से सुनाई नहीं दी। उसने ब्लैक टोटेम स्नेक को टोटेम ऑब की ओर निर्देशित किया। टोटेम ऑब पहले से ही एक टोटेम बीस्ट की उपस्थिति से भरा हुआ था, इसलिए स्काईस्क्रैपिंग स्नेक ने उसे अस्वीकार नहीं किया। हालांकि मो फैन ये देखने के लिए काफी उत्सुक था कि इतना विशालकाय जीव उस छोटे से गोले में कैसे प्रवेश करेगा। वैसे गगनचुंबी सांप उतना विशाल नहीं था जितना पहली मुलाकात के समय था। ऐसा क्यों था? त्वचा झड़ने के दौरान ये सिकुड़ जाता है, तांगयुए ने मो फैन को समझाया। ओह, तो क्या यह एक छोटे से सांप में बदल जाएगा? उसने पूछा, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वो अभी भी गगनचुंबी सांप के अविश्वसनीय आकार को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। काले टोटेम सांप के सामने तो शुवानवों की विशाल छिपकली भी बहुत छोटी लगेगी, कनखजूरे की तो बात ही छोड़ो। संभवतः मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। छोड़ो इसे, जल्दी करो और उसे पकड़ो ताकि हम यहां से निकल सकें, मो फैन ने आग्रह किया। तो मैं फिर से किसी लड़की के साथ भाग रहा हूं? लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार यह कहीं ज्यादा रोमांचक है, इसलिए नहीं कि वह एक छोटी लड़की के बजाय एक महिला को ला रहा था, बल्कि इसलिए कि वह एक गगनचुंबी इमारत जैसे विशालकाय स्नैक बॉस को एस्कॉर्ट कर रहा था। क्या उसे बैकग्राउंड म्यूजिक बदलकर द ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ वेस्ट लेक या ए डे इन मार्च लगाना चाहिए? हेलो शिनशिया, मैं तुम्हारा भाई कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूं। अपना ख्याल रखना। टैंग्यू के नाग सरदार को मनाने के बाद मो फैन ने शिनशिया को फोन किया। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। शिनशिया के लहजे में थोड़ी चिंता झलक रही थी। चिंता मत करो, क्या तुम अपने अपार्टमेंट में हो? पीछे से इतना शोर क्यों आ रहा है? मो फैन ने दूसरी तरफ से कुछ लड़कियों की घबराई हुई आवाज सुनकर पूछा। मैं छात्र आवास में हूँ। कुछ छात्रों को एक अजीब बीमारी हो गई है। मैं उनका इलाज कर रही हूँ। हालांकि उपचार का जादू इस बीमारी पर बेअसर लग रहा है। हाल ही में काफी संख्या में छात्र इस बीमारी से बीमार पड़ गए हैं। इसके अलावा स्कूल ने बीमार छात्रों को अलग थलग भी कर दिया है, शिनशिया ने कहा। शिनशिया चिकित्सा विद्यालय की छात्रा थी, इसलिए वो जरूरत पड़ने पर कभी कभी विद्यालय की मदद करती थी। सावधान रहें, इस तरह की अजीब बीमारी हमेशा संक्रामक होती है, मो फैन ने सलाह दी। कॉल समाप्त करने के बाद मो फैन को एहसास हुआ कि तांगयुए ने गगनचुंबी सांप को टोटेम ऑब के अंदर रख दिया था। टोटेम ऑब पहले नीले पीले रंग से चमक रहा था, लेकिन अब उसका रंग नीला काला हो गया था। उसे ऑब के अंदर कुछ हल्का हल्का हिलता हुआ दिखाई दिया। क्या ये सच में फिट बैठता है? मो फैन ने उत्सुकता से टोटेम ऑब पर नजर डाली और उसे अपनी उंगलियों के बीच घुमाया। अभी खेलने का समय नहीं है, हमें यहां से निकलना होगा। जूमेन के लोग जल्द ही इस जगह को घेर लेंगे, तांगयुए ने कहा। मो फैन ने सिर हिलाया। वे नाव से द्वीप से निकल पड़े और सीधे होंगजोर शहर के पश्चिम की ओर चल दिए। तांगयुए ने पहले ही भागने का एक रास्ता सोच लिया था। वो गगनचुंबी सांप को व्हाइट टाउन नामक स्थान पर ले जाने की योजना बना रही थी, जो सुरक्षित क्षेत्र की सीमा के करीब था। श्वेत नगर होंगझोउ से काफी पश्चिम में स्थित था। ये शहर से काफी दूर था। श्वेत नगर के निकट स्थित श्वेत पर्वत पर एक गुप्त गुफा थी। इस गुफा के बारे में केवल टोटेम बीस्ट की रक्षा करने वाले टोटेम गार्डियंस जनजाति के मुखिया को ही पता था, क्योंकि टोटेम बीस्ट की रक्षा के लिए इसे अंतिम उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। व्हाइट माउंटेन की यात्रा न तो बहुत लंबी थी और न ही बहुत छोटी, और मो फैन का काम तांगयुए और गगनचुंबी सांप को व्हाइट माउंटेन की 1000 गुफाओं तक ले जाना था। श्वेत पर्वत की 1000 गुफाएं आपस में जुड़ी हुई गुफाओं और पहाड़ों से मिलकर बनी थीं। पूरा इलाका अभी तक अनछुआ था। ये गगनचुंबी सांप को छिपाने के लिए एकदम सही जगह थी। अगर जूमेन के लोग गुफा का प्रवेश द्वार ढूंढ भी लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भूलभुलैया जैसी गुफाएं उन्हें अंदर पूरी तरह से भ्रमित कर देती। चलो ठीक है, जाओ, अब निकलने का समय हो गया है। दोनों ने रात का फायदा उठाया और गगनचुंबी इमारत वाली ट्रेन से चुपचाप होंगझोउ शहर छोड़ दिया। वे शहर से सीधे पश्चिम की ओर चल पड़े।
एक आलीशान विला के भव्य मंडप के अंदर जू मेंग ने गुस्से में अपने हाथ में पकड़ी महंगी चाय की प्याली तोड़ दी। अपने अधीनस्थों को अपने सामने सिर झुकाए खड़े देखकर वो क्रोधित हो गया था। बेकार के मूर्खों, क्या तुम मुझसे कह रहे हो कि वह विशालकाय सांप यूं ही हवा में गायब हो गया? मैंने तुम्हें टोटेम गार्डियंस के पूरे कबीले पर नजर रखने के लिए कहा था, और तुम लोग असल में क्या कर रहे थे? जू मेंग ने लोगों की ओर उंगली उठाते हुए गुस्से से दहाड़ा। माननीय पार्षद, कृपया दया कीजिए। हमने आपके आदेश का पालन किया और टोटेम जनजाति के हर महत्वपूर्ण सदस्य पर नजर रखी, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि वे तांगयुए नाम की लड़की को काले टोटेम सांप की जिम्मेदारी सौंप देंगे। उनकी जनजाति में उसकी ताकत कोई असाधारण नहीं है, इसलिए हमने समय रहते उसके पीछे किसी को नहीं भेजा, शाही अंगरक्षकों के प्रमुख वू पिंगजिंग ने कहा। जादू की अदालत की सदस्य होते हुए भी यह तांगयुए मुझसे विरोध करने की हिम्मत करती है। इसके खिलाफ वारंट जारी करो। अगर होंगझोउ में प्रवर्तन संघ कुछ भी कहता है तो उन सबको गिरफ्तार करवा दो, जू मेंग ने गुस्से से कहा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी योजना एक महत्वहीन महिला के कारण बाधित हो जाएगी। काउंसिलमैन जू, अपनी जनता को दोष देना बंद करो। कड़ाईदार गाउन पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति चायदानी लिए मंडप में दाखिल हुए। उनकी दाढ़ी उनके चलने के साथ हल्की हल्की हिल रही थी। राजरक्षक बल के प्रमुख वू पिंगजिंग चौंक गए। उन्होंने पार्षद जू के विरोधियों के रूप में जाने जाने वाले पार्षद लुओ को हैरानी से देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो पार्षद जू के महल में क्यों आए हैं। वू पिंगजिंग, तुम अब भी बहुत भोली हो। तुम अब भी हर चीज को काले और सफेद रंग में देखती हो, लुओ मियान ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए एक बुजुर्ग के लहजे में कहा। काउंसिलमैन लुओ मियान होंगझोउ के संभावित खतरे को खत्म करने के मेरे प्रस्ताव के समर्थकों में से एक है। हालांकि होंगझोउ के प्रवर्तन संघ में उनके प्रभाव को देखते हुए वो टोटेम जनजाति के लोगों से टकराव नहीं चाहते, जू मेंग ने बताया। वू पिंगजिंग ने अपना मुंह चौड़ा खोल दिया। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। पार्षदों के बीच संबंध बहुत जटिल थे। बैठक के दौरान वे आपस में जमकर बहस कर रहे थे, यहां तक कि वू पिंगजिंग को भी लगा कि लुओ मियान दूसरी तरफ है। किसे पता था कि वह पार्षद जू मेंग के साथ मिलीभगत कर चुका है? क्या इसका मतलब ये था कि ब्लैक टोटेम स्नैक के केचुली उतारने की खबर पार्षद लुओ और उनके अधीनस्थों से आई थी? दरअसल कल की बैठक के बाद मुझे पहले से ही पता था कि तांगयुए नाम की लड़की ब्लैक टोटेम स्नैक को ले जाएगी। दुर्भाग्य से मैजिक कोर्ट के प्रमुख तांग जोग को मुझ पर शक हो गया और वह मुझे अपने साथ पूरी रात शतरंज खेलने के लिए ले गए। लुओ मियान मुस्कुराए। बस करो ये सब बकवास, मैंने तुम्हें यहाँ सच बताने के लिए बुलाया है। मैंने अपने आदमियों को उस दरिंदे पर नजर रखने के लिए भेज दिया है, फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो हमारी नजरों से बचकर कैसे निकल गई, जू मेंग ने कहा। वू पिंगजिंग ने भी सिर हिलाया। यही सवाल उसे भी बहुत परेशान कर रहा था। एहतियात के तौर पर उसने न केवल तांग जोग, हेयू और टोटेम जनजाति के लोगों पर नजर रखने के लिए लोगों को भेजा, बल्कि पश्चिम झील के चारों ओर घेराबंदी भी कर दी थी। तांगयुए मुश्किल से एक उन्नत जादूगरनी थी। उनके लोगों को सतर्क किए बिना उसका भाग निकलना नामुमकिन था। मुझे भी अभी अभी अपने अधीनस्थ से पता चला है। हालांकि निर्मोचन के दौरान काले टोटेम सांप की शक्ति काफी कम हो जाती है, लेकिन उसकी इंद्रियां वास्तव में और भी तेज हो जाती है। कोई भी कमांडर स्तर का दानव या उन्नत जादूगर जो उसके 20 किलोमीटर के दायरे में आता है, उसे पता चल जाता है। यह उसकी सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है, क्योंकि इससे वह किसी भी संभावित खतरे को तुरंत पहचान सकता है और अपने दुश्मनों से बच निकल सकता है। उस तांगयुए ने तुम्हारे लोगों से बच निकलने के लिए अपनी इस क्षमता का इस्तेमाल जरूर किया होगा, लुओ मियान ने कहा। जू मेंग ने आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठा ली। राजरक्षक बल के प्रमुख वू पिंगजिंग ने भी आश्चर्य भरी नजरों से अपना सिर उठाया। ब्लैक टोटेम स्नैक को शासक स्तर के प्राणियों में भी काफी शक्तिशाली माना जाता है, भला उसमें असाधारण क्षमताएं क्यों न हो। इसलिए आप उनके पीछे जितने भी लोगों को भेजेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्लैक टोटेम स्नैक आसानी से उनकी उपस्थिति को भांप लेगा, लुओ मियान ने आगे कहा। तो आपका मतलब ये है कि, जू मेंग ने कहा, जादू के दरबार में बहुत सारे प्रशिक्षु हैं। आप उन्हें भेज सकते हैं। उन्हें पकड़ने की कोशिश करने के बजाय उन्हें व्यस्त रखें और अपने शाही अंगरक्षकों के आने का इंतजार करें। तांगयुए के पास हमसे बचने का कोई मौका नहीं होगा। लुओ मियान ने अपनी दाढ़ी सहलाई, मानो उसने बहुत पहले ही कोई योजना बना ली हो। जू मेंग ने अपनी घनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। सच तो ये था कि ब्लैक टोटेम स्नैक के साथ यह उसका पहला संबंध नहीं था। वो उसकी असाधारण इंद्रियों से भलीभांति परिचित था। चूंकि उसके शाही अंगरक्षक टोटेम का पता लगाने में असमर्थ थे, इसलिए प्रशिक्षुओं को उसके पीछे भेजना वास्तव में बेहतर विचार था।
मैजिक कोर्ट्स में काफी संख्या में इंटर्न थे, और केवल इंटर्न ही नहीं, बल्कि वे लोग भी थे जो आधिकारिक तौर पर मैजिक कोर्ट्स में शामिल होने से पहले परिवीक्षा अवधि पर थे। उन्हें यह विश्वास नहीं हो रहा था कि जादूगरों के दरबार की सदस्य बनी तांगियों को संभालने के लिए अभिजात वर्ग का एक समूह पर्याप्त नहीं था। जाओ, जितने भी लोग उपलब्ध हों उन सभी को ले आओ और सुनिश्चित करो कि तुम उन्हें वापस यही ले आओ, झू मिंग ने आदेश दिया। शाही अंगरक्षकों ने आदेश का पालन करने से पहले सलामी दी। उन्होंने सभी प्रशिक्षुओं और परिवीक्षा पर रखे गए लोगों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। जिंगसी में स्थित झेजियांग इंस्टीट्यूट के परिसर में छात्र आवास में एक व्यक्ति ने उत्साह से चिल्लाते हुए कहा, भाई, क्या आप सच में ऐसा कह रहे हैं? मैं तुमसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ? ये ऑपरेशन केवल प्रशिक्षुओं और परिवीक्षा पर चल रहे लोगों द्वारा ही किया जा सकता है। अपने वरिष्ठ अधिकारी से खबर सुनते ही मैंने तुरंत तुम्हारा नाम लिखवा दिया था। दूसरी तरफ से एक कर्कश आवाज सुनाई दी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा से मैजिक कोर्ट्स में शामिल होना चाहती थी। भले ही अभी मुझे केवल प्रोबेशन पर माना जाए, फिर भी इससे मुझे मुख्य कैंपस में जगह पाने की प्रतिस्पर्धा में बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, लियू येलिन ने उत्साह से कहा। यह आपके लिए एक बहुत ही अनमोल अवसर है। मैंने सुना है कि अगर आपने अच्छा प्रदर्शन किया तो आपको सीधे मैजिक कोर्ट के आधिकारिक सदस्य के रूप में पदोन्नत कर दिया जाएगा और आपका भविष्य उज्ज्वल होगा। दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने सहमति जताते हुए कहा। मैजिक कोर्ट का एक आधिकारिक सदस्य, ये वास्तव में कौन सा ऑपरेशन है? लियू येलिन ने पूछा। मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन मुझे बताया गया है कि इसका संबंध गगनचुंबी इमारत वाले सांप से है। ज्यादा सवाल मत पूछो, अपना सामान पैक करो और तुरंत मेरे पास आओ। तुम्हारा भाई भी अभी इंटर्न ही है, तुम्हारे लिए जगह मिलना पहले से ही बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। मैजिक कोर्ट का सदस्य बनना ही एकमात्र उपाय था। यह उपाधि ही इस बात की गारंटी थी कि एनफोर्समेंट यूनियन उसे एक उन्नत जादूगर बनने में पूरा समर्थन देगी। जादूगरों के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या था? उनकी साधना में लगने वाला प्रयास? बिल्कुल नहीं। एक जादूगर को वास्तव में संसाधनों की आवश्यकता होती है, एक मजबूत पृष्ठभूमि या ऐसा गुट जो उसे प्रशिक्षित करने के लिए तैयार हो। प्रवर्तन संघ लगभग हर छात्र का सपना था। जब भी लियू येलिन इस संभावना के बारे में सोचता कि अगर उसने अच्छा प्रदर्शन किया तो वह जादू की अदालत का आधिकारिक सदस्य बन सकता है, तो उसे ऐसा लगता जैसे उसकी छोटी सी दुनिया खुशी से फट रही हो। उसे दोबारा ड्रैगन के दरवाजे में छलांग लगाने का इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए उसे इसका सदुपयोग करना होगा। लियू येलिन, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे प्रवर्तन संघ के लिए एक मिशन पर जाने के लिए कहा गया है, लियू येलिन ने गर्व भरे लहजे में जवाब दिया। बकवास, तुम तो सिर्फ प्रोबेशन पर हो। भले ही छात्रों के बीच ये बात कुछ ज्यादा ही लोकप्रिय लगती हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम मैजिक कोर्ट के आधिकारिक सदस्य बनने से बहुत दूर हो। वे तुम्हें मिशन पर क्यों भेजेंगे? भूरे बालों वाले उस आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर यह मिशन सफल रहा तो मुझे जल्द ही प्रशिक्षु के पद पर पदोन्नत कर दिया जाएगा, या अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तो मैं आधिकारिक सदस्य भी बन सकती हूँ। जब समय आएगा तो इस झेजियांग संस्थान में मेरे बराबर का कोई और योग्य व्यक्ति कौन होगा? लियू येलिन ने उत्तर दिया। क्या आपको इस बात का पूरा यकीन है? उस आदमी ने देखा कि लियू येलिन इस बारे में काफी गंभीर थी। बिल्कुल। पश्चिम की ओर बढ़ते हुए मो फान ने अपने प्रिय घोड़े पर सवार होने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि किसी का ध्यान आकर्षित करना उसके लिए उचित नहीं होगा। उसके पास होंगजो शहर को तांगयुए के साथ पैदल छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब वे शहर के बाहरी इलाके में पहुंचे तो आसमान में हल्की रोशनी थी। मो फैन ने तांगयुए के माथे पर पसीना और घबराहट भरी शक्ल देखकर उससे कहा, तुम्हारा भगवान मेरी छोटी लोली से कहीं बेहतर है। कौन सी छोटी लोली? तांगयुए ने पूछा। क्ले स्काई हंटर एजेंसी की मेरी साथी लिंगलिंग। उनसे मिले हुए काफी समय हो गया है, मुझे उनकी बहुत याद आती है, मो फैन ने कहा। ओह, क्या आप छोटी लड़की लेंग किंग के बारे में बात कर रहे हैं? वो मैजिक कोर्ट में सबसे प्रतिभाशाली है। मैजिक कोर्ट की लड़कियों में मैं उससे सबसे ज्यादा प्रभावित हूँ। जब ब्लैक वेटिकन आपको निशाना बना रहा था तब मैं व्यस्त थी, इसलिए मैंने लेंग किंग को क्ले स्काई हंटर एजेंसी से मदद लेने के लिए कहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप उनके अधीन एक शिकारी होंगे। वैसे वे केवल सर्वश्रेष्ठ अभिजात वर्ग को ही भर्ती करते हैं, वे आपको क्यों शामिल करेंगे? तांगयुए ने कहा। मुझे ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। ऐसा लग रहा है जैसे आप कह रहे हैं कि मैं सामान्य हूं, मो फैन ने विरोध जताया। तांगयुए मुस्कुराए, उसका घबराया हुआ चेहरा थोड़ा शांत हुआ। उसने टोटेम ऑब पर एक नजर डाली, फिर उनके पीछे भव्य होंगजो शहर को देखा।
श्रीमती तांगयुए, चिंता मत कीजिए। मैं, मो फैन, यहाँ हूँ और मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप दोनों श्वेत पर्वत की 1000 गुफाओं तक सुरक्षित पहुंच जाएं। मो फैन ने तांगयुए के कंधे पर धीरे से थपथपाया। धन्यवाद। तांगयुए को उसके लिए थोड़ी दया आई। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। प्रवर्तन संघ उनके खिलाफ वारंट जारी कर देता और मो फैन इस झमेले में सिर्फ उसकी वजह से फंसा था। तांगयुए को लगा था कि मो फैन केवल ब्लैक टोटेम स्नेक को उसके साथ व्हाइट माउंटेन थाउजेंड केव्स तक ले जाएगा। वह बाहरी था और उस पर वह भरोसा कर सकती थी, इसलिए इससे उन्हें अपने कबीले के गद्दार से बचने में मदद मिलेगी। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि जू मेन को पहले ही देश के 2 सर्वोच्च संगठनों द्वारा शक्ति प्रदान कर दी गई थी। परिणामस्वरूप मो फैन के पास उसके साथ एनफोर्समेंट यूनियन के लोगों का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। मिस तांगयुए, मेरी राय में आप मेरे जीवन को जोखिम में डालने के मेरे बलिदान का प्रतिफल केवल मुझसे विवाह करने की प्रतिज्ञा करके ही दे सकती हैं, मो फैन ने एक सख्त नजर से कहा। ओह, उसके बटन वाली कमीज से मानो 2 पहाड़ बाहर निकलने को बेताब थे और उसका कूल्हे इतना सुगठित था कि उसकी स्कर्ट पर एक भी शिकन नहीं दिख रही थी। मो फैन ने उसके साथ क्लास अटेंड करते हुए काफी समय अपनी कामुक कल्पनाओं में खोया हुआ था। उसे टैक्सी की पिछली सीट पर हुई वो गर्मागर्म स्थिति याद आ गई। अगर वो इतनी खूबसूरत हसीना को पाने में नाकाम रहा, तो मो फैन को लगा कि मो परिवार के लिए पर्याप्त बच्चे पैदा न करके वो अपने पिता मो जियाक्सिन को निराश कर देगा। अगर तुम उस बड़े आदमी को खतरे से बचाने में कामयाब हो जाओ तो, तांगयुए ने अपने लाल होठों को काटते हुए थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, मैं तुमसे वादा करती हूँ। मो फैन का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या मिस तांगयुए सचमुच उससे शादी करने की सोच रही थी? मिस तांगयू, ये तो मजाक ही होगा, है ना? उसने जल्दी से पूछा। तांगयुए ने गंभीरता से मो फैन की आंखों में देखा, लेकिन जल्द ही उसने अपना ध्यान दूसरी ओर मोड़ा और ईमानदारी से कहा, मेरे पिता मुझे बहुत छोटी उम्र में छोड़कर चले गए थे। मुझे याद है कि उन्होंने एक बार कहा था कि भले ही वह आसपास न हो, वह आकाश में एक तारे की तरह मुझे देखते रहेंगे, मेरी रक्षा करते रहेंगे। मुझे तब उनकी बात समझ नहीं आई थी, जब तक कि पश्चिम झील से धीरे धीरे देवता की आकृति प्रकट नहीं हुई। मो फैन, शायद तुम्हें यह विश्वास करना मुश्किल लगे कि देवता सचमुच शहर की रक्षा कर रहे हैं, और मैं ये स्वीकार करता हूं कि मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि उन्होंने अतीत में कोई हानिकारक कार्य किया है या नहीं। हमारे कबीले के लोग केवल अपने पूर्वजों से मिली शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं, लेकिन कम से कम मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि वो मेरी देखभाल कर रहे हैं। वो कई वर्षों से ऐसा करते आ रहे हैं, और अब जब वो सबसे कमजोर स्थिति में है, तो मैं वास्तव में इस वर्तमान परिस्थिति से उबरने में उनकी रक्षा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करना चाहता हूँ। वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और तुम मेरी मदद करने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाने को तैयार हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कोई भी विनती तुम्हारी मदद के महत्व को कम कर सकती है। मो फैन ने तांगयुए को दिलासा देने के लिए उसके कंधे पर धीरे से थपथपाया। वो आसानी से समझ गया था कि स्नैक बूस उसकी रक्षा उसके पिता की तरह कर रहा था, वो उसका परिवार था। इसलिए उसे किसी और की नाजुक स्थिति का फायदा नहीं उठाना चाहिए। ऐसा नहीं था कि मो फैन तांगयुए के शब्दों से बेहद प्रभावित नहीं हुआ था, लेकिन उसने मान लिया था कि अगर उसने तांगयुए को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो उसकी रक्षा कर रहा नाग स्वामी उसे एक ही बार में निगल जाएगा, उसकी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। उसके लिए अपने रवैये का गहराई से विश्लेषण करना बुद्धिमानी भरा कदम था। कभी कभी किसी महिला की बातों पर पूरी तरह विश्वास नहीं करना चाहिए। व्हाइट टाउन कभी एक रिले स्टेशन हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे ये धीरे धीरे कई सुरक्षित क्षेत्रों के लिए एक परिवहन केंद्र बन गया, ये धीरे धीरे एक रिले स्टेशन से एक शहर में विकसित हो गया। सुरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं और सैन्य किलों के निकट स्थित ऐसे कस्बों में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग रहते थे। व्यापारी, शिकारी, युद्ध जादूगर, जादू संघों के सदस्य, प्रशिक्षण ले रहे छात्र, प्रतिष्ठित परिवारों के लोग, और साथ ही कुछ वांछित अपराधी या प्रवर्तन संघ के लोग भी। सामान्यतः व्हाइट टाउन में हाई अलर्ट की स्थिति नहीं होती। वास्तव में इसे किसी गुट के नियंत्रण से बाहर का काला बाजार माना जा सकता है। शिकारी या सेना यहां लूटे गए माल का व्यापार करते होंगे। क्या हो रहा है? क्या वे सबकी जांच कर रहे हैं? मो फैन ने कस्बे के प्रवेश द्वार पर कतार में खड़े लोगों को देखकर अचानक कहा। युवक, शायद तुम्हें जानकारी ना हो, हाल ही में एक घातक महामारी फैली है। कस्बे के कई लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है। अब कस्बे में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की जांच की जा रही है, ताकि यह पता चल सके कि कहीं कोई बीमारी को कस्बे में तो नहीं ला रहा है, एक सांवले रंग के व्यक्ति ने कहा, जो देखने में शिकारी लग रहा था। ओह ओह, मुझे लगा कि कुछ ज्यादा गंभीर हो रहा है। मो फैन ने राहत की सांस ली।
वे पार्षद जू मेन का विरोध कर रहे थे क्योंकि वे काले टोटेम सांप को लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन केवल यही बात गंभीर अपराध नहीं मानी जा सकती थी। इसलिए अगर उनके लिए विशेष रूप से निरीक्षण का आयोजन किया जाता तो ये सरासर बेवकूफ़ी होती। इसके अलावा व्हाइट टाउन किसी भी शासी निकाय से मुक्त था, इसलिए प्रवर्तन संघ को प्रवेश द्वारों की सुरक्षा के लिए अपने लोगों को भेजना पड़ता। उनके पास शहर के लोगों से अपनी खतरे को खत्म करने की रणनीति में मदद मांगने का कोई कारण नहीं था। मो फैन और तांग युए दोनों को संक्षिप्त जांच के बाद आगे जाने की अनुमति दे दी गई। उन्होंने अपनी पहचान सत्यापित करने की जहमत तक नहीं उठाई। व्हाइट टाउन पहुंचते ही मो फैन और तांग युए ने तुरंत ही उसमें कुछ अजीब बात देखी। आमतौर पर सड़कें बाजार की तरह विक्रेताओं, स्टॉलों, दुकानों आदि से भरी रहती थी। भीड़ भी काफी ज्यादा होती थी। आखिरकार ये जगह उन अधिकांश जादूगरों के लिए आराम करने और व्यापार करने के लिए उपयुक्त थी जो नियमित रूप से राक्षसी जीवों से संपर्क करते थे। आज सड़कें बिल्कुल सुनसान थीं। एक भी स्टॉल नजर नहीं आ रहा था। दुकानें खुली तो थीं, लेकिन उनमें आने जाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। नीलामी स्थलों पर भीड़ थोड़ी बेहतर थी, लेकिन फिर भी सामान्य संख्या से बहुत कम थी। मो फैन और तांग युए यात्रा से थक चुके थे। उन्होंने जल्दी से आराम करने के लिए एक जगह ढूंढ ली जहां किसी भी प्रकार की पहचान की आवश्यकता न हो। वो जगह काफी सामान्य लग रही थी। मो फैन रिसेप्शन डेस्क पर चाबी का इंतजार कर रहा था। तभी उसने सफेद मास्क पहने ड्यूटी पर मौजूद लड़की को देखकर अचानक कहा, महामारी बहुत गंभीर लग रही है। लड़की ने मो फैन की ओर सतर्क निगाहों से देखा, मानो वो अजनबियों से काफी शर्माती हो। उसे चाबी ढूंढने में काफी समय लग गया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसने एक शब्द भी नहीं बोला। उस जगह की मालकिन लग रही महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, है ना, जब से वो विशालकाय सांप दिखाई दिया है, तब से हर जगह महामारी फैली हुई है। मुझे पूरा यकीन है कि वो सांप सचमुच का था, कोई भ्रम नहीं था। हमेशा की तरह सरकार हमें सच बताने से कतरा रही है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि इस महामारी के लिए सांप जिम्मेदार है? मो फैन ने उलझन भरे लहजे में पूछा। महामारी लगभग एक सप्ताह पहले ही फैली है। मैं जादूगर तो नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है कि ज्यादातर सांप जहरीले होते हैं। जरा सोचिए, इतना बड़ा सांप, और जब उसका जहर फैलेगा तो क्या वो महामारी का रूप नहीं ले लेगा? मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द सांप को ढूंढ लेना चाहिए ताकि महामारी और न फैले, नहीं तो जल्द ही बहुत से लोग मारे जाएंगे, मालिक ने कहा। माँ, क्या आपने यह बात किसी और से भी नहीं सुनी? नकाबपोश लड़की ने आखिरकार कहा। ये लगभग सच ही है, इसमें संयोग जैसी कोई बात नहीं है, मालिक ने जवाब दिया। मो फैन ने उनसे थोड़ी देर बातचीत की और फिर चाबी लेकर ऊपर चली गई। तांग युए की पहचान फिलहाल काफी संवेदनशील थी, इसलिए उसने लॉबी में खुद को नहीं दिखाया। उसने शौचालय जाने का बहाना बनाकर जल्दी से ऊपर चली गई। मो फैन ऊपर तांग युए के पास गया और बोला, क्या तुमने सुना कि वे क्या कह रहे थे? तांग युए ने चुपचाप सिर हिलाया और अपने होंठ दबाए। क्या ऐसी कोई बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो? तांग युए की प्रतिक्रिया देखकर मो फैन ने अनजाने में पूछा। तांग युए ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मो फैन उसकी आंखों से समझ गया कि वो बेचैन महसूस कर रही है। छोड़ो इसे, चलो अंदर चलते हैं, तुम भी थक गए होगे, मो फैन ने कहा। मो फैन ने चाबी से दरवाजा खोला। तांग युए भारी मन से कमरे में दाखिल हुई। उसने मुड़कर मो फैन से कहा, तुम्हें अपने कमरे में वापस जाना चाहिए। मुझे कुछ देर अकेले रहने की जरूरत है। खैर, मालिक ने बताया है कि यही एक कमरा बचा है, मो फैन ने अजीब से भाव के साथ कहा और अपना सिर खुजलाया। तांग युए ने अपना सिर उठाया और बेशर्म मो फैन की ओर एक नजर डाली, फिर मजाकिया लेकिन चिढ़ भरे लहजे में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि जब शहर इतना सुनसान है तो मैं इस पर विश्वास करूंगी? मो फैन ने कहा, जब हम साथ रहते हैं तो एक दूसरे का ख्याल रखना हमारे लिए आसान हो जाता है। जाओ, अपने लिए कोई दूसरा कमरा ढूंढ लो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं है कि तुम क्या सोच रहे हो? मिस टैंग्यू, दरवाजा जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। मो फैन को ताले की क्लिक की आवाज भी सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि पुराने टीवी ड्रामा में दिखाए गए दृश्यों की नकल करने की उसकी कोशिश नाकाम हो रही थी। मो फैन बेबस होकर दूसरा कमरा लेने चला गया। वो बिस्तर पर धड़ाम से गिरा और अपनी साफ सफाई की परवाह किए बिना सो गया। बगल वाले कमरे में तांग युए ने कुर्सी को बालकनी में रख दिया। इस जगह को एक अपार्टमेंट से बदलकर एक सराय में परिवर्तित किया गया था, इसलिए हर कमरे में अपनी बालकनी थी। दिन उजाला हो रहा था। आमतौर पर समृद्ध रहने वाला ये कस्बा अब भय से ग्रस्त था। सड़कों पर कई लोग आते जाते दिखाई दे रहे थे, लेकिन सभी ने मास्क पहन रखे थे और वे जल्दी में लग रहे थे।
वहां स्वच्छता केंद्र, रेड क्रॉस, टाइट सीलबंद सूट पहने चिकित्साकर्मी और एम्बुलेंस सीटी बजाते हुए गुजर रही थी। हाल ही में तांगयुए गगनचुंबी सांप से जुड़ी घटना में व्यस्त थी, इसलिए उसे होंगझोउ के आसपास फैली महामारी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मो फैन, क्या तुम सो रहे हो? तांगयुए ने काफी देर तक हिचकिचाने के बाद बालकनी के बगल वाले कमरे की ओर आवाज लगाई। नहीं, बिल्कुल नहीं। मो फैन झट से बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। तुम यहां कूदकर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तांगयुए ने मो फैन को घूरकर देखा, जो अपनी बालकनी से कूदकर उसकी बालकनी पर आ गया था। क्या आपको इस बात की चिंता नहीं है कि कोई हमारी बातचीत को छुपकर सुन लेगा? मो फैन ने जवाब दिया। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता, तो क्या इस महामारी का आपके भगवान से कुछ लेना देना है? मो फैन ने पूछा। मुझे नहीं पता, तांगयुए ने उत्तर दिया, लेकिन आपने मुझे बताया था कि वह निर्मोचन के दौरान जहरीला नहीं होता। यही सच है, इस समय वह वास्तव में विषैला नहीं है। वो जहरीला तो नहीं है, लेकिन वह महामारी फैला सकता है। आपके मुखिया ने आपको उसे न केवल जूमेंग से भागने के लिए, बल्कि शहर के लोगों में महामारी फैलने से रोकने के लिए भी लाने को कहा है। मो फैन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ यह बात कही। तांगयुए ने अपने होंठ और भी कसकर दबा लिए। कुछ क्षणों के बाद उसने आखिरकार अपना सिर उठाया और दृढ़ता से कहा, मुझे विश्वास है कि उसका इस महामारी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये तो आपने कहा था, मिस तांगयू। मो फैन ने आह भरी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मो फैन, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगी। तांगयुए पूरी तरह से बौखला गई थी। समझदारी से काम लीजिए, शायद उसे पार्षद के हवाले करना ही बेहतर होगा। जैसा कि मालिक ने बताया था, अगले कुछ दिनों में लोग मरने लग सकते हैं। आपने कस्बे की हालत भी देखी है। अगर महामारी वाकई जानलेवा हुई, तो सैकड़ों या हजारों लोग मर जाएंगे। मिस तांगयू, मुझे नहीं लगता कि आप इसके परिणाम झेल पाएंगी। दुर्भाग्यवश मो फैन और तांगयुए व्हाइट टाउन में फंस गए थे। उनके पहुंचने के कुछ ही समय बाद शहर में पुनर्तः लॉकडाउन लगा दिया गया। महामारी को फैलने से रोकने के लिए किसी को भी शहर छोड़ने की अनुमति नहीं थी। मो फैन और तांगयुए अचानक एक अजीब स्थिति में फंस गए। वे गगनचुंबी सांप को व्हाइट माउंटेन ले जाने से पहले व्हाइट टाउन में थोड़ी देर आराम करने की योजना बना रहे थे। चाहे गगनचुंबी इमारत वाले सांप की वजह से ही यह महामारी फैली हो, वे उसे कस्बे में नहीं रहने दे सकते थे। उसे भगा देना ही अब सबसे सही उपाय था। किसने सोचा था कि शहर में इतनी जल्दी लॉकडाउन लग जाएगा? स्थापित सुरक्षा घेरे के चलते बिना अनुमति के बाहर निकलने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति का तुरंत पता चल जाता, जिससे वे दोनों बहुत चिंतित हो गए। भाड़ में जाए, हमें यहां से निकलना ही होगा। अगर हमारा देवता ही इस महामारी का कारण है, तो उसका यहां और रुकना स्थिति को और भी बदतर बना देगा, तांगयुए ने दृढ़ता से कहा। हम अंधेरा होने पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे शहर में मौजूद बैटलमेज जरूर चौंक जाएंगे और हमारी लोकेशन भी उजागर हो जाएगी। मो फैन ने सहमति जताई। कोई बात नहीं, वो बड़ा आदमी हमें शाही रक्षकों और जादू के दरबार के लोगों का ठिकाना बता देगा। वे हमारा पीछा नहीं कर पाएंगे, तांगयुए ने कहा। उस रात मो फैन और तांगयुए ने अपनी चाल चली। शहर चारों ओर से दीवारों और एक जादुई अवरोध से घिरा हुआ था। अवरोध के अंदर या बाहर जाने वाली कोई भी चीज गश्त पर तैनात बैटलमेज को सतर्क कर देती थी। मो फैन को ज्यादा परवाह नहीं थी। उसने स्विफ्ट स्टार वुल्फ को बुलाया ताकि वह और तांगयू बाधा को पार कर सके। चांद चमकीला था, लेकिन तारे बहुत कम थे। व्हाइट टाउन की सड़कें लगभग सुनसान थीं। महामारी के कारण हर कोई बाहर निकलने से डर रहा था। वहीं होंगझोउ शहर में दिन के समय सब कुछ सामान्य था, लेकिन रात में महामारी फैल गई और सैकड़ों लोग बीमार पड़ गए। ये खबर तेजी से फैल गई और लोगों में दहशत फैल गई। इसका प्रसार किसी की कल्पना से कहीं अधिक तेज था। हर फार्मासिस्ट हैरान था, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी आक्रामक बीमारी नहीं देखी थी। उपचार का जादू भी इसके विरुद्ध पूरी तरह से बेअसर था, जबकि इसी तरह की बीमारियों के लिए दी जाने वाली सामान्य दवाइयों ने तो वायरस को मरीज के शरीर में और भी तेजी से फैलाने में मदद की। अधिकांश महामारियों के फैलने से पहले कुछ समय तक वे छिपी रहती थीं। फिर धीरे धीरे महामारी की स्थिति बिगड़ती जाती और फैलती जाती, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर मौतें होती थीं। हालांकि इस विशेष महामारी को छिपाने का कोई समय नहीं था। ये सीधे प्रकोप के रूप में सामने आए। तेजी से फैलने वाली महामारी में स्थिति बिगड़ने में अधिक समय लगता है, इसलिए उनके पास सही एंटीबॉडी खोजने के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए था। लेकिन महामारी न केवल तेजी से फैल रही थी, बल्कि मरीजों की हालत भी बेतहाशा बिगड़ रही थी। एक मरीज जिसे 1 सप्ताह पहले ही महामारी हुई थी, अब उसके पूरे शरीर पर नीले छाले पड़ गए थे।
जो एक बेहद भयावह दृश्य था। अगर समय पर इलाज न मिलता तो वे अगले दिन सूरज की रोशनी भी नहीं देख पाते। मो फान और तांगयुए द्वारा प्लेग के सबसे बड़े संदिग्ध को व्हाइट टाउन से ले जाने के 1 घंटे बाद प्लेग से संक्रमित पहले 3 मरीजों की अस्पताल के बिस्तरों पर ही मौत हो गई। इन मौतों ने चिकित्सा जगत में हलचल मचा दी थी। मैजिक एसोसिएशन के अस्पताल में कई विशेषज्ञों को बुलाया गया। वे गैस मास्क पहने शवों के चारों ओर जमा हो गए। वे बिस्तरों पर पड़े पूरी तरह से क्षत विक्षत शवों को घूर रहे थे। जब फफोले फूट गए तो शरीर सड़ने लगे। दिन में तो वे इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन अब उनका रूप इतना बदल गया था कि उन्हें पहचानना नामुमकिन था। श्री लू, आप क्या सोचते हैं? जू मेंग ने गंभीर स्वर में पूछा। श्री लू ने हाथ हिलाकर नर्सों को शवों को ढकने का इशारा किया। यहां तक कि उन्होंने पहले भी कई विचित्र बीमारियां देखी थीं, फिर भी ये दृश्य उनके लिए असहनीय था। पिछले कुछ दशकों में मैंने जितनी भी भयानक महामारी देखी है, उनमें से यह एक है। हमने आंकड़े जुटाए हैं। किसी व्यक्ति को इस बीमारी की चपेट में आने, बीमार पड़ने और इस हालत तक पहुंचने में सिर्फ 7 दिन लगे। 7 दिन। प्रतिक्रिया करने के लिए ये समय बहुत कम है। श्री लू फार्मासिस्टों के प्रतिनिधि थे। उपचार जादू के विशेषज्ञ होने के नाते वे इस महामारी को देखकर स्तब्ध रह गए। जादू के दरबार के प्रमुख, मुझे यकीन है कि आप जानते होंगे कि 1000 से अधिक लोग इस महामारी से प्रभावित हैं। जू मेंग ने तान जोग की ओर देखा। मुझे पता है, तान जोग ने सिर हिलाया। इन 3 लाशों को देखो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं, जू मेंग, तुम्हारे भगवान को फंसाने के लिए 3 जिंदगियां कुर्बान कर दूंगी? जू मेंग ने सफेद कंबलों से ढकी 3 लाशों की ओर इशारा करते हुए गुस्से से कहा, मैं इतनी नीच नहीं हूं कि ऐसा घटिया तरीका अपनाऊं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भगवान निर्दोष है, तो तुम्हें इन लाशों का कोई स्पष्टीकरण तो देना ही चाहिए। जादुई दरबार का प्रमुख चुप हो गया। यह नतीजा तान जोग के लिए बिल्कुल अस्वीकार्य था। उनके कबीले ने मान लिया था कि 1 हफ्ते बाद मिले 2 शव जू मेंग की साजिश थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि प्लेग से प्रभावित लोग भी पहले 2 शवों की तरह ही मर रहे हैं, तो वे भी दंग रह गए। इसके लिए जू मेंग जिम्मेदार नहीं है। क्या यह सचमुच ब्लैक टोटेम स्नैक हो सकता है? क्या निर्मोचन के दौरान काले टोटेम सांप ने अपनी क्रूरता पर नियंत्रण खो दिया था? ये खबर मीडिया में तेजी से फैल चुकी थी। सबकी निगाहें होंगजो पर टिकी थीं। प्लेग से मरने वाले लोगों में वही लक्षण थे जो काले टोटेम सांप के काटने से मारे गए लोगों में पाए गए थे। इस दहशत से निश्चित रूप से लोग काले टोटेम सांप को पकड़ने के लिए विरोध प्रदर्शन करेंगे। जब ऐसा हुआ, तो भले ही टोटेम जनजाति टोटेम जानवर के बारे में सच्चाई सार्वजनिक कर दे, फिर भी काला टोटेम सांप गंभीर खतरे में रहेगा। भले ही सरकार और प्रवर्तन संघ इसके खिलाफ हो, जनता का दबाव उन्हें काले टोटेम सांप को खत्म करने के लिए मजबूर कर देगा। ब्लैक टोटेम स्नैक बहुत लंबे समय से वेस्ट लेक में रह रहा है, लेकिन इस तरह की महामारी पहले कभी नहीं हुई। मुझे लगता है कि मुझे इसकी और जांच करनी होगी, तांग जोग ने सख्त स्वर में कहा। तांग जोग, जू मेन गुस्से से चिल्लाया। उसके चेहरे पर दाढ़ी हिल उठी। उसने जादू दरबार के प्रमुख की ओर उंगली करके दहाड़ा, अभी भी तुम काले टोटेम सांप की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें वाकई स्थिति का अंदाजा है? प्लेग से 1324 लोग प्रभावित हैं, और 1 हफ्ते में उनका भी यही हाल होगा। जादू दरबार के प्रमुख होने के नाते, क्या तुम अपने पूर्वजों की बेतुकी शिक्षाओं का अंधाधुंध पालन करते हुए उन्हें मरते हुए देखोगे? शायद ऐसा लगता है कि काला टोटेम सांप हमारे शहर में रह रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो मनुष्यों के यहाँ आने से न जाने सदियों पहले से यहाँ मौजूद था। हमारे पूर्वज केवल उसकी सुरक्षा में ही राक्षसी जानवरों के इलाकों में जीवित रह पाए, जिससे उन्हें यहाँ एक शहर बसाने और शांति से रहने काम करने का मौका मिला। इतिहास में शायद इसका कोई रिकॉर्ड ना हो, लेकिन हमारे कबीले ने यह सुनिश्चित किया है कि यह बात हर पीढ़ी तक पहुंचती रहे। मैं मानता हूं कि प्लेग का सबसे बड़ा कारण काला टोटेम सांप ही है, लेकिन कृपया मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं तांगयुए से कहूंगा कि वो निर्मोचन के दौरान आपको उसका कुछ तरल पदार्थ ला कर दे। अगर हम उससे किसी तरह की एंटीबॉडी बना सकें, तो शायद हम प्लेग को फैलने से रोक सकें, लेकिन कृपया इसे जड़ से खत्म न कीजिए, तांग जोग ने कहा। संक्षेप में, यी जिपिंग इतिहास में एक महान, उच्च उपलब्धि प्राप्त ताओवादी है जिन्होंने युद्ध की अराजकता और प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों की बहुत मदद की है, लेकिन जिन योम के वुक्सिया उपन्यासों में वे किसी तरह खलनायक बन जाते हैं। जानकारी के लिए बता दें, इसका संदर्भ अगले अध्याय में ही मिलेगा। जो कुछ भी हुआ था उसके बाद, टोटेम जनजाति के मुखिया के रूप में तांग जोग ही सबसे अच्छा यही कर सकता था कि वो काले टोटेम सांप के जीवन की रक्षा करे। भले ही प्लेग का कारण वही होता, फिर भी वो उन्हें काले टोटेम सांप को मारने नहीं देता। उसका अस्तित्व होंगजो के सभी लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था।
काले टोटेम सांप के बिना शहर को हुए युद्धों से भारी नुकसान उठाना पड़ता, या शायद उसका अस्तित्व ही मिट जाता। तांग जोग की बस एक ही गुजारिश थी, उसे जिंदा रखना। अगर उसे भगाना भी पड़े तो कोई बात नहीं, इंसानों के हाथों मारे जाने से तो कुछ भी बेहतर था। जादू दरबार के मुखिया, आपको लगता है कि मैं बहुत उदार हूं? खतरे को खत्म करने की रणनीति का सीधा सा मतलब है सभी संभावित खतरों को जड़ से उखाड़ फेंकना। आपको कैसे यकीन है कि काला टोटेम सांप वापस आकर बदला नहीं लेगा? आप कैसे गारंटी देंगे कि उसे भगाने के लिए वह हम पर अपना क्रोध नहीं बरसाएगा? एक बार जब वह अपनी केचुली उतार लेता है तो काले टोटेम सांप की शक्ति अतुलनीय हो जाती है। क्या आपको लगता है कि आप अपनी पूजा अर्चना से उसे शांत कर सकते हैं? मुझे माफ करना, मैं लोगों की जान को मजाक नहीं समझता। मैं हर कीमत पर काले टोटेम सांप को मार डालूंगा, जू मिंग ने दृढ़ता से घोषणा की। तो कृपया मुझे क्षमा करें कि मैंने आपको काले टोटेम सांप का पता नहीं बताया। यदि आवश्यक हो तो मुझे गिरफ्तार कर ले या मुझे इस महामारी की पूरी जिम्मेदारी लेने दे, लेकिन मैं फिर भी आपको उसका ठिकाना नहीं बताऊंगा। जादू न्यायालय का प्रमुख भी दृढ़ निश्चयी था। वो शहर के इतिहास को किसी और से बेहतर जानता था। उनके लिए शहर का देवता कोई महामारी नहीं बल्कि शहर की कृपा थी, और उसे इस बात का पूरा भरोसा था। भले ही उसने कुछ हानिकारक कार्य किया हो, जब तक कि वो कोई बड़ी आपदा न हो, मनुष्यों को उसे समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। तो तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? मेरे मुखबिरों ने अभी अभी मुझे बताया है कि तुम्हारी भतीजी तांग्यू और एक आदमी को व्हाइट टाउन में देखा गया है। कल तक मैं उसका सिर यही सबसे व्यस्त इलाके में प्रदर्शित करूंगा जहां वो पहले देखा गया था, ताकि लोगों को सच्चाई का पता चले और उन्हें वह शांति मिले जिसकी वे मांग कर रहे हैं, जू मिंग ने दृढ़ स्वर में कहा। तांग जोग ने तुरंत भौहें चढ़ा ली। व्हाइट टाउन। पता चला कि तांगयुए और मोफान के ठिकाने उजागर हो गए थे। उम्मीद है कि वे काले टोटेम सांप की तेज इंद्रियों की मदद से जू मिंग के शाही अंगरक्षकों से बच निकलेंगे। व्हाइट टाउन में शाही रक्षकों के प्रमुख की वर्दी पहने एक व्यक्ति कस्बे की चौकी पर खड़ा था और दूर स्थित पहाड़ों को घूर रहा था। कैप्टन, क्या हम उनका पीछा करें? एक गार्ड ने पूछा। अपनी जगह पर डटे रहो, प्रशिक्षु और परिवीक्षा पर तैनात लोग पहले ही उनका पीछा कर रहे हैं। हम यहां से उनके बारे में जानकारी मिलने का इंतजार करेंगे, शाही अंगरक्षकों के प्रमुख वू पिंगजिंग ने कहा। कैप्टन, मैंने सुना है कि काला टोटेम सांप काफी शक्तिशाली है। हम सब मिलकर भी उस पर हमला करें तो भी पार्षद जू मिंग की मदद के बिना हम उसे काबू नहीं कर पाएंगे, गार्ड ने धीमी आवाज में कहा। चिंता मत करो, काला टोटेम सांप अपनी केचुली उतारने के दौरान काफी कमजोर होता है, बिल्कुल एक साधारण दानव जानवर की तरह। ये सांप बहुत लंबे समय से अस्तित्व में है। इसने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए इसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। केचुली उतारना इसके लिए एक दंड है, वू पिंगजिंग ने कहा। कितनी राहत मिली। तो अब हमें बस तांग्यू नाम की उस लड़की और उसके साथ वाले आदमी से निपटना है। उसकी ताकत कैसी है? गार्ड ने पूछा। वो तो बस एक मध्यम स्तर का जादूगर है, वू पिंगजिंग मुस्कुराए। ओह, तो मैजिक कोर्ट का एक प्रशिक्षु उसे आसानी से संभाल सकता है। श्वेत पर्वत मुख्यतः सूखी चट्टानों से बना था। वहां वनस्पतियां बहुत कम थीं। ऊबड़ खाबड़ भूभाग मनुष्यों और राक्षसी जीवों के क्षेत्रों के बीच एक प्राकृतिक सीमा का काम करता था। पर्वत की तलहटी में एक घाटी थी जहां ऊंची ऊंची घास थी और एक भी पेड़ नहीं था। रात की ठंडी हवा जब बहती थी तो घास ज्वार की तरह हल्की हल्की हिलती थी, जिससे एक अद्भुत दृश्य बनता था। एक भेड़िया हल्की नीली रोशनी बिखेरते हुए घास के मैदान में दौड़ पड़ा। उसकी गति अंधेरी भूमि पर उल्कापिंड की तरह थी। जल्दी करो और तेज, तांगयुए ने उनके पीछे पीछा कर रही धुंधली आकृतियों पर एक नजर डाली और घबराहट में चिल्ला उठी। यह इसकी अधिकतम दौड़ है, आगे सावधान रहो, मो फैन चिल्लाया। उसके शब्दों के बाद सामने घास में अचानक एक अप्रत्याशित घटना घटित हुई। कई लताएं तेजी से बढ़कर एक विशाल पिंजरा बन गईं, मानो मो फैन और उसके साथियों के जाल में फंसने का इंतजार कर रही हों। इसी बीच जमीन से और भी लताएं उगने लगी। कुछ लताएं जंजीरों में बदल गईं और स्विफ्ट स्टार वुल्फ के अंगों को जकड़ लिया, जबकि अन्य कठोर होकर बड़ी ताकत से स्विफ्ट स्टार वुल्फ की ओर झपटने लगी। स्विफ्ट स्टार वुल्फ तेजी से एक तरफ हट गया। उसे आश्चर्य हुआ कि और भी लताएं उगने लगी। हर वार इतना जोरदार था कि जमीन पर गहरी खाई बन जाती थी। स्विफ्ट स्टार वुल्फ के लिए इतनी सारी लताएं थी कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। एक सख्त लता ने जानवर के सिर पर प्रहार किया, जिससे उसके चेहरे पर खून से लथपथ घाव हो गया। तेज बल के कारण संतुलन बिगड़ने से स्विफ्ट स्टार वुल्फ एक तरफ लुढ़क गया। मो फैन और तांगयुए भी गिर पड़े और जमीन पर लुढ़कने लगे।
लचीली लताएं स्विफ्ट स्टार वुल्फ की ओर बढ़ी और उसे तेजी से बांध दिया, जिससे उसकी हरकत पूरी तरह से बाधित हो गई। तांगेयुए खड़ी हो गई और मो फैन से सतर्कता से बोली, सावधान रहो, यहाँ एक काफी शक्तिशाली पादप तत्व जादूगर है। मो फैन ने सिर हिलाया और जादूगर के छिपने की जगह का पता लगाने के लिए तुरंत अपनी इच्छाशक्ति का इस्तेमाल किया। अचानक दो और लताएं उनकी ओर बढ़ीं। वे लताएं भाले की तरह नुकीली थीं और उन पर झपटी। मो फैन चौंक गया। जादू के दरबार का प्रशिक्षु तो बेरहमी से हमला कर रहा था। मो फैन ने कहा, हमें मैदान को जला देना चाहिए। घास ने उनकी दृष्टि को काफी हद तक बाधित कर दिया था, जबकि प्लांट एलिमेंट मैजिशियन ने आसपास के पौधों पर नियंत्रण करके वर्तमान वातावरण में बढ़त हासिल कर ली थी। नहीं, कुछ और लोग हमारा पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आग लगने से हम बेनकाब हो जाएंगे, तांगेयुए ने कहा। क्या उसे बाहर निकालने का कोई तरीका है? मो फैन ने सतर्कता से अपने आसपास देखा। घास का मैदान किसी पादप तत्व जादूगर के लिए एकदम उपयुक्त था। इसके अलावा जादूगर उन्हें हराने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि उन्हें रोक रहा था ताकि वे पहाड़ तक न पहुंच सके। अगर तुम मुझसे पूछोगी भी तो मुझे कैसे पता होगा? अपने पीछे देखो, तांगेयुए चिल्लाए। मो फैन ने पीछे मुड़कर देखा तो कई लताएं उसकी ओर रेंगती हुई आ रही थीं। मो फैन पल भर में एक काली परछाई में बदल गया और लंबी घास में गायब हो गया। लताएं अपने लक्ष्य से चूकने के बाद तुरंत गायब हो गईं, जिससे तांगेयुए और मो फैन के लिए ये समझना असंभव हो गया कि हमले कहां से आ रहे थे। तांगेयुए ने दूसरी तरफ अंधेरे से धीरे धीरे प्रकट हो रहे मो फैन पर नजर डाली और उसकी तारीफ करते हुए कहा, अच्छा कदम, कोई तो फ्लीइंग शैडो का इस्तेमाल करने में माहिर हो गया है। आपके शिक्षण के लिए धन्यवाद, मो फैन ने विनम्रतापूर्वक कहा। मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगी, तुम भागती हुई परछाई का उपयोग करके उसका पता लगाओ। उसे नुकसान मत पहुंचाना, बस आत्मा की परछाई का उपयोग करके उसे जमीन पर जड़ देना, तांगयू ने आदेश दिया। समझ गया। मो फैन और तांगयुए दोनों ही छाया तत्व वाले जादूगर थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर निगाहें मिलाईं और जैसे ही उनके दुश्मन ने अगला हमला किया, वे झट से अंधेरे में गायब हो गए। वे तेजी से स्विफ्ट स्टार वुल्फ की ओर बढ़े, जिसकी गतिविधियां सीमित थीं। दुश्मन को स्पष्ट रूप से पता था कि वे दोनों स्विफ्ट स्टार वुल्फ को बचाने की योजना बना रहे हैं, और उन्होंने अपनी ऊर्जा बचाना बंद कर दिया। उन्होंने तुरंत एक मध्यवर्ती पादप तत्व मंत्र का प्रयोग किया, जिससे कुन का जंगल स्विफ्ट स्टार वुल्फ को घेरने के लिए प्रकट हुआ, जिससे उसे भागने का कोई मौका नहीं मिला। दुश्मन बहुत चालाक था, वो खुद को दिखाए बिना उन्हें पादप तत्व में उलझाए रखने की कोशिश कर रहा था। ये स्पष्ट था कि वे सहायता का इंतजार कर रहे थे। उसने सही निर्णय लिया था, क्योंकि तांगयुए एक उन्नत जादूगरनी थी। अगर तांगयुए को उसकी स्थिति का पता चल जाता तो वो तुरंत हार जाता। तांगयुए लगातार परछाई को उड़ाने की शक्ति का इस्तेमाल करती रही। वो इस जादू को इस्तेमाल करने में मो फान से कहीं ज्यादा माहिर थी। उसकी असाधारण गति के कारण उसकी परछाई दो दर्पण छवियों में भी बन सकती थी। कुन के जंगल में जादूगर का ध्यान भटकाते हुए मो फैन की परछाई की जगह जल्दी ही एक अतिरिक्त परछाई ने ले ली। जब तक तांगयुए खुद को प्रकट नहीं करती, दुश्मन उसकी परछाइयों को ही मो फैन और तांगयुए दोनों की परछाई समझेंगे। मो फैन कुन के जंगल की सीमा से पहले ही बाहर निकल चुका था। उसने अपनी इच्छाशक्ति का उपयोग करके आसपास की ऊर्जा को महसूस किया और तुरंत ही पादप तत्व जादूगर का पता लगा लिया। आगे उगी लंबी घास से गुजरते हुए मो फैन ने तुरंत ही जादू के दरबार की एक महिला प्रशिक्षु को झाड़ियों में छिपा हुआ देखा। उसके हाथ तेजी से हिल रहे थे और उनके चारों ओर हल्की हरी रोशनी फैल रही थी। जैसे ही उसने अपना जादू चलाया, तारों के पैटर्न और नेबुला तेजी से प्रकट होने लगे। मो फैन को यह मानना पड़ा कि वो लड़की वाकई एक माहिर थी। पादप तत्व पर उसका नियंत्रण मू नुजियाओ से कहीं बेहतर था। हालांकि वो मो फैन से पूरी तरह अनजान थी, जो फ्लीइंग शैडो का उपयोग करके उसके करीब आ रहा था। तुम यहीं रुकोगे? मो फैन की आकृति धीरे धीरे उभरने लगी और उसके पैरों के नीचे छाया तत्व का नेबुला प्रकट हो गया। वहां कौन है? मैजिक कोर्ट की महिला प्रशिक्षु वाकई एक माहिर थी। मो फैन द्वारा नेबुला का चित्र पूरा करते ही उसने किसी तरह छाया तत्व की उपस्थिति को भांप लिया था। श्याओ लोंगवेनो, मैं तुम्हारा यी जिपिंग हूं, मो फैन ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा। टीएल नोट: ये चीनी टेलीविजन ड्रामा का संदर्भ है। मो फैन की उंगलियों के बीच एक विशालकाय छाया कील प्रकट हुई। जैसे ही उसने हंसते हुए कहा, कील चल पड़ी और बिना कोई आवाज किए अपने लक्ष्य को जकड़ लिया। बेशर्म कमीने, मैजिक कोर्ट की महिला इंटर्न ने गुस्से से कहा। उसने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए आसपास की लताओं को नियंत्रित करके मो फैन की स्थिति पर नजर जमा ली।
लताएं अपने लक्ष्य पर झपटने ही वाली थी कि तभी उन्हें सीने में एक कपकपी महसूस हुई। जादूगरनी ठंड से कांप उठी, मानो कोई नुकीली कील सीधे उसकी आत्मा में चुभ गई हो। वो हिल भी नहीं पा रही थी। सामान्यतः ऐसे मंत्र जो अपने लक्ष्य की गति को बाधित कर सकते हैं, केवल उनके भौतिक शरीर को ही नियंत्रित करते हैं, लेकिन छाया तत्व का विशाल छाया कांटा किसी के मन को भी प्रभावित कर सकता था। मो फैन पहली बार द्वितीय श्रेणी के विशाल छाया कांटे का प्रयोग कर रहा था, और उसने कभी नहीं सोचा था कि वो जंगल में किसी लड़की पर इसका प्रयोग करेगा। उसका शरीर और मन दोनों जकड़े हुए थे। लड़की एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। अगर मो फैन के पास समय होता तो वह जिनियोक के वुशिया उपन्यास के किसी पात्र की विकृत हरकतों की नकल करने में कोई संकोच नहीं करता, लेकिन समय बहुत कम था। उसे अभी भी उस महिला की सेवा करनी थी जो अपने साथ एक नाग सरदार को लेकर आई थी। सुंदर लड़की, किस्मत के बुलावे पर फिर मिलेंगे, मो फैन ने चिढ़ाते हुए कहा। वह झट से परछाइयों में विलीन हो गया और गायब हो गया। मैजिक कोर्ट की महिला प्रशिक्षु ने मो फैन की ओर घूरकर देखा। अंधेरे में उसे मो फैन की शैतानी मुस्कान मुश्किल से दिखाई दे रही थी। तांग्यू और स्विफ्ट स्टार वुल्फ के साथ फिर से मिलने पर मो फैन ने देखा कि उसने पहले ही जानवर को लताओं से मुक्त कर दिया था। वो घायल है, हमें पैदल ही आगे का सफर तय करना होगा, तांग्यू ने स्विफ्ट स्टार वुल्फ के पैरों पर लगे घावों की ओर इशारा करते हुए कहा। वो लड़की काफी अच्छी थी, उसने मेरे बुलाए हुए जानवर को घायल कर दिया, मो फैन ने कहा। जादू के दरबार में प्रशिक्षु के रूप में चुने गए लोग निस्संदेह अपने अपने तत्वों के विशेषज्ञ होते हैं, आपको उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए, तांगयुए ने सलाह दी। ठीक है, मो फैन ने सिर हिलाया। स्विफ्ट स्टार वुल्फ के बिना वे दोनों केवल फ्लीइंग शैडो का उपयोग करके ही आगे बढ़ सकते थे। वो इलाका पेड़ों जितनी ऊंची घास से भरा हुआ था और चांदनी में परछाइयां साफ दिखाई दे रही थीं। जब तक उनमें पर्याप्त ऊर्जा थी, वे आसानी से परछाइयों का उपयोग करके तेजी से आगे बढ़ सकते थे। उनकी परछाइयां झाड़ियों के बीच से तेजी से गुजर रही थीं, मानो वे हवा में तेजी से उड़ते हुए कुछ पक्षियों द्वारा डाली गई हों। उन्हें आश्चर्य हुआ जब लगभग 1 किलोमीटर की दूरी से पीछे से कुछ पंखों के जोड़े उनकी ओर आते हुए दिखाई दिए। उनके पास उड़ने वालों से आगे निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। मो फैन मुस्कुराते हुए बोला, कहीं वो बड़ा वाला सो तो नहीं रहा? क्या उसे पंखों वाले जादूगरों के बारे में पता नहीं? मुझे नहीं लगता कि मैं उस स्तर का सामना कर पाऊंगा। चिंता मत करो, वे उन्नत जादूगर नहीं है। ये जादू के दरबार का कोई प्रशिक्षु होगा जिसके पास पंखों वाला उपकरण है, और एक सम्मना होगा जिसके पास उड़ने वाला जानवर है, तांगयुए ने कहा। मो फैन को उसकी बात सुनकर राहत नहीं मिली। जादू के दरबार की एक प्रशिक्षु के पास पवन यंत्र का एक टुकड़ा होना। मो फैन को अच्छी तरह पता था कि पवन ऊर्जा उपकरण कितने महंगे होते हैं। मध्यवर्ती स्तर के किसी भी व्यक्ति के लिए इन्हें रखना लगभग असंभव था। आखिर उस प्रशिक्षु की पृष्ठभूमि कितनी प्रभावशाली रही होगी, जिसे इस स्तर पर इतने शानदार उपकरण दिए गए। इसके अलावा उड़ने वाले अधिकांश सम्मानित प्राणियों की कीमत कम से कम 50 मिलियन या उससे अधिक होती। एक सम्मना होने के नाते मो फैन बाजार की कीमतों से भली भांति परिचित था। प्रवर्तन संघ स्पष्ट रूप से पागलों का अड्डा था। कोई सच में उड़ने वाले सम्मानित प्राणी को खरीदने का सामर्थ्य रखता होगा। यह एक रेजर फेदर्ड स्पैरो है। ऐसा लगता है कि यह इस समय एडवांसिंग पीरियड में है, तांगयुए ने आकाश में चांदनी में चमकते उस जीव को घूरते हुए कहा। क्या सेवक वर्ग का युग आगे बढ़ रहा है? मो फैन ने पूछा। आप क्या कहते हैं? मो फैन को कोसने का मन कर रहा था। प्रशिक्षुओं के एक समूह के पास पहले से ही इतनी जबरदस्त शक्ति थी। सौभाग्य से गगनचुंबी सांप की तेज इंद्रियों के कारण वे जादू दरबार के असली सदस्यों के संपर्क में आने से बच गए, अन्यथा अपनी वर्तमान क्षमताओं के साथ वो उनमें से किसी को भी हरा नहीं सकता था। मो फैन, मैंने हाल ही में एडवांस लेवल हासिल किया है, इसलिए मैं स्टार एटलस बुक की मदद से कुछ ही एडवांस मंत्रों का प्रयोग कर सकती हूँ। मैं रेजर फेदर्ड स्पैरो और उसके साथ मौजूद 3 प्रशिक्षुओं को संभालूंगी और तुम विंग इक्विपमेंट वाले आदमी को संभालो, तांग्यू ने सख्त लहजे में कहा। बिल्कुल, मुझे उसके जैसे अमीर और घमंडी लोग सबसे ज्यादा नापसंद है, मो फैन ने कहा। पवन वाद्य यंत्रों का उपयोग करने वाला एक मध्यम स्तर का जादूगर। मो फैन को अब भी यह बात हजम नहीं हो रही थी। उसके जैसे लोगों को जमीन पर घसीटकर बुरी तरह पीटना चाहिए। रेजर विंग स्पैरो के पंख असाधारण रूप से मजबूत थे, जिनके सिरे बेहद नुकीले थे। वे देखने में ऐसे लग रहे थे मानो उसके पंखों पर घनी तरह से पैक किए गए खंजर लटके हों, जो चांदनी में खूबसूरती से चमक रहे थे। तेज पंखों वाली गौरैया ने आकाश में एक चीख निकाली। उसकी पैनी निगाहें मो फैन और तांगयुए पर टिक गईं। मो फैन और तांगयुए का भागने का कोई इरादा नहीं था।
ये स्पष्ट था कि उनका बैकअप जल्द ही उनके ठिकाने तक पहुंच जाएगा। उन्हें उनका पीछा करने से रोकना था, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द उन्हें हराना होगा। जैसे ही रेजर फेदर्ड स्पैरो करीब आए, ये स्पष्ट हो गया कि दुश्मन सतर्क था, क्योंकि उन्होंने तुरंत लड़ाई शुरू नहीं की। श्री वू, हमें लक्ष्य मिल गया है, कृपया तुरंत अतिरिक्त सहायता भेजें, रेजर फेदर्ड स्पैरो पर सवार लियू जोगिंग ने अपने हाथ में मौजूद संचार उपकरण में कहा। बहुत बढ़िया, उन्हें व्यस्त रखो और उनका पीछा करो। उन्हें किसी भी कीमत पर व्हाइट माउंटेन तक पहुंचने से रोको। हम 20 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे, शाही अंगरक्षकों के प्रमुख वू पिंगजिंग ने दूसरी तरफ से कहा। हाँ, लियू जोगिंग ने दृढ़ता से जवाब दिया, अनजाने में मुस्कुराते हुए। तेज पंखों वाली गौरैया का होना वाकई बहुत बड़ा फर्क लाया। बाकी प्रशिक्षुओं के पास उसके द्वारा बुलाए गए उड़ने वाले जीव की बराबरी करने का कोई मौका ही नहीं था। भाई, हमें क्या करना चाहिए? लियू येलिन ने ऊपर से नीचे की ओर देखा। वो जमीन पर पड़े पुरुष और महिला को साफ देख सकता था, इसलिए वो थोड़ा घबरा गया। लियू येलिन पहली बार प्रवर्तन संघ के किसी अभियान में शामिल हो रही थी। बताया जाता है कि यह पार्षद जू मेन का सीधा आदेश था, इसलिए यह निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। परिणामस्वरूप लियू येलिन अपने लक्ष्यों को लेकर काफी भयभीत थी। जू मेन द्वारा उनके पीछे अपने शाही अंगरक्षकों को भेजने से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि वे कोई साधारण अपराधी नहीं थे। वे सीधे व्हाइट माउंटेन की ओर जा रहे हैं, विंग इक्विपमेंट के साथ उड़ान भर रहे घनी भौहों वाले व्यक्ति ने कहा। उन्हें पहाड़ तक मत पहुंचने दो, ये राजरक्षक बल के प्रमुख का आदेश है, हमें उन्हें रोकना ही होगा, लियू जोगिंग ने कहा। तो चलिए नीचे चलते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। घनी भौहों वाला आदमी काफी आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। उसने अपने लक्ष्यों की ताकत पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उनके निशाने पर मौजूद लोग लगभग 20 वर्ष के ही थे। उनकी ताकत इतनी ज्यादा नहीं हो सकती थी कि डोंगफेंग मिंग उनसे डर जाए। डोंगफेंग मिंग निडर था। उसने अपनी पीठ पर लगे पंख समेटे और सीधे जमीन पर गोता लगाया। उसका शरीर तेज लपटों में घिर गया, जो उसके तेजी से नीचे गिरने के साथ साथ और भी भयंकर होती गई, मानो किसी उल्कापिंड और हवा के बीच घर्षण के कारण आग की लपटें फैल रही हो और वह अपने पीछे आग की एक लंबी पूंछ छोड़ रहा हो। आग का गोला जमीन पर जा गिरा। धूसर वस्त्र पहने डोंगफेंग मिंग ठंडे भाव से सीधा खड़ा हो गया। वह अपने द्वारा उत्पन्न झुलसी हुई जमीन पर खड़ा होकर मो फैन और तांगयुए को घमंडी नजरों से घूरने लगा। डोंगफेंग मिंग, अब जब तुम मुझसे टकरा ही गए हो, तो बेहतर है कि तुम आत्मसमर्पण कर दो, क्योंकि मैंने अपने दुश्मनों पर कभी दया नहीं दिखाए। डोंगफेंग मिंग मो फैन और तांगयुए के सामने खड़ा था। उसके शरीर को घेरने वाली ज्वालाएं एक अनोखी चमक बिखेर रही थीं। लौ की आभा और रंग से स्पष्ट रूप से पता चलता था कि उसकी लौ कोई साधारण आग नहीं थी। फिर सोचा तो सही, जो व्यक्ति विंग इक्विपमेंट खरीद सकता है, वो स्पिरिट ग्रेड फायर सीड भी खरीद सकता है। वो वाकई एक कड़ा प्रतिद्वंदी होगा। मो फैन ने तांगयुए को घूरकर कहा कि इस होशियार को उसके भरोसे छोड़ दो। सावधान रहना, वो डोंगफेंग मिंग है, जो प्रसिद्ध डोंगफेंग वंश की युवा पीढ़ी में सबसे प्रतिभाशाली अग्नि जादूगर है, तांगयुए ने फुसफुसाते हुए कहा। डोंगफेंग वंश, ये नाम मो फैन को जाना पहचाना लगा। अगर वो गलत नहीं था, तो उसे गुलाब ज्वाला प्राप्त करने का मौका देने के लिए उनका आभारी होना चाहिए। तांगयुए और मो फैन एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर खड़े थे, जिससे मो फैन को डोंगफेंग मिंग के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त जगह मिल गई। उसके इस कृत्य से डोंगफेंग मिंग को गुस्सा आ गया। डोंगफेंग मिंग ने मुस्कुराते हुए गर्व से मो फैन की ओर देखा और तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अकेले ही मुझसे निपट सकते हो? डोंगफेंग मिंग ने अपनी चेतना से मो फैन की शक्ति का पहले ही आकलन कर लिया था। उसके शत्रु की साधना का स्तर उससे थोड़ा कम था। मध्यवर्ती जादूगरों में डोंगफेंग मिंग स्वयं को अजेय मानता था। वह अपने सामने मौजूद शत्रु की प्रतिकृतियों को भी आसानी से नष्ट कर सकता था। बिल्कुल नहीं, मो फैन ने सिर हिलाते हुए कहा। आपको अपनी सीमाओं का स्पष्ट अंदाजा है, डोंगफेंग मिंग हंसते हुए बोला। मुझे तुम्हें 15 मिनट के अंदर हराना होगा। मो फैन के चेहरे पर भी वैसी ही घमंडी मुस्कान थी जैसी डोंगफेंग मिंग के चेहरे पर थी। मो फैन को यह स्पष्ट था कि शाही अंगरक्षक लगभग 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। उसे वहां से भागने के लिए अतिरिक्त 5 मिनट की आवश्यकता होगी। इस प्रकार उसके पास उस व्यक्ति को हराने के लिए केवल 15 मिनट का समय था। बेवकूफ, डोंगफेंग मिंग गुस्से से आग बबूला हो गया। वह तो मध्यम स्तर के जादूगरों के सामने अजेय था। 15 मिनट में हारना तो दूर की बात थी। डोंगफेंग मिंग ने आक्रमण की पहल की। उसके पैरों के नीचे झुलसी हुई जमीन पर अग्नि तत्व का तारा पैटर्न प्रकट हुआ।
तारे इतनी तेजी से संरेखित हुए कि तारों के आपस में जुड़ने के बजाय निहारिकाएं आपस में जुड़ गईं। उनकी नक्षत्र संरचना इतनी तेजी से संरेखित हुई कि मो फैन को भी इस पर विश्वास करना मुश्किल लगा। मैं बताना भूल गया था, मैं अग्नि मंत्रों को बहुत तेज गति से चलाने की क्षमता के साथ पैदा हुआ था। डोंगफेंग मिंग इतना आत्ममुग्ध था कि उसने खुलेआम अपनी इस विशेष प्रतिभा का खुलासा कर दिया। मो फैन को लगा कि उसकी मंत्रोच्चारण गति पहले से ही काफी तेज है, लेकिन जब वह मंत्रोच्चारण के आधे रास्ते में ही था, तब उसका दुश्मन उसकी ओर एक उग्र मुक्का फेंक रहा था। उसके पास संचार प्रक्रिया रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वो झट से अंधेरे में विलीन हो गया और एक तरफ हट गया। डोंगफेंग मिंग की विशालकाय अग्नि मुट्ठी मो फैन के चेहरे से कुछ ही इंच दूर से गुजरी। अगर यह साधारण ज्वाला होती तो मो फैन बिना चकमा दिए ही इसका सामना कर सकता था, लेकिन मो फैन ने देखा कि डोंगफेंग मिंग की ज्वाला का बाहरी घेरा हल्के नीले रंग का था। आखिर किस वजह से उसकी लौ का रंग हल्का नीला हो गया? मो फैन ने अपनी परछाई की शक्ति का उपयोग करते हुए फुर्ती से अग्नि मुके की सीमा से बाहर निकल गया। जब वह अपने प्रतिद्वंद्वी की ज्वाला के पीछे के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे अचानक जमीन से तीव्र गर्मी का एहसास हुआ। उसके पैर गर्मी की तीव्रता से लगभग जल गए थे। मो फैन ने नीचे देखा तो पाया कि हल्की नीली लौ उसके पैरों के नीचे जमीन तक फैल चुकी थी और आसपास के पौधों को आग की लपटों में झुलसा रही थी। जैसे जैसे आग पौधों को जलाती गई, वह और भी भयंकर होती गई। कुछ ही क्षणों में मो फैन ने खुद को नीली लपटों से घिरा हुआ पाया। तो यह कोई उच्च कोटि का आत्मा बीज है जो दहन को तीव्र करेगा, जिससे एक विशाल क्षेत्र में आग लग सकती है। यह नीली लौ काफी दिलचस्प है, मो फैन ने धीरे से कहा। गाढ़ी नीली लौ का तापमान गुलाब की लौ जितना अधिक नहीं था, लेकिन इसे बुझाना बेहद मुश्किल था। आग की लपटें फैलने से पूरा इलाका नीले रंग से जगमगा रहा था, इसलिए परछाइयां इतनी घनी नहीं थी कि मो फैन दोबारा अपनी परछाई का इस्तेमाल कर सके। आग को धीरे धीरे अपनी ओर बढ़ते देख मो फैन ने ठान लिया और जमीन पर मुक्का मारा। मो फैन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी रोज फ्लेम नीली फ्लेम से हार जाएगी। एक धधकती लाल लौ ने मो फैन को किसी राक्षस की तरह प्रज्वलित कर दिया। जैसे ही उसकी मुट्ठी जमीन से टकराई, उसके पैरों के नीचे एक शानदार आग का गोला फूट पड़ा। ज्वाला ने मो फैन को पूरी तरह से भस्म कर लिया। उसकी लपटें बेतहाशा लहराती हुई चारों दिशाओं में फैल गईं और नीली ज्वालाओं से टकरा गईं। गुलाबी रंग की ज्वाला, क्या ये गुलाब ज्वाला है? डोंगफेंग मिंग ने तुरंत ज्वाला को पहचान लिया। ग्राउंड ब्रेक की आग अत्यधिक गर्मी के साथ नीली लपटों की ओर तेजी से बढ़ी। तापमान और तीव्रता के मामले में रोज फ्लेम को सभी ज्वालाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। धधकती लाल लौ धीमी नीली लौ के जलते हुए क्षेत्र में तेजी से घुसी और उसे तुरंत बुझा दिया। वे भेड़ियों के झुंड की तरह थे जो एक भयंकर बाघ के सामने आ गए हों, पीछे हटते और तितर बितर हो गए क्योंकि उनमें गुलाब की ज्वाला का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। मो फैन ने अपनी ऊर्जा को और अधिक स्थानांतरित करके लौ को फैलाया। मैदान पर एक ज्वलंत गुलाब खिल उठा, जिससे चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकली। हल्की नीली लौ अविश्वसनीय गति से बुझ गई, क्योंकि गुलाबी रंग की लौ ने पूरे क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। दुर्भाग्यवश गुलाब की ज्वाला नीली ज्वाला जितनी देर तक नहीं टिक सकी। दोनों ज्वालाओं के अलग अलग गुण थे। तुलनात्मक रूप से गुलाब की ज्वाला अधिक विनाशकारी और भयंकर थी, जबकि नीली ज्वाला अधिक देर तक टिक सकती थी और तेजी से फैल सकती थी। जैसा उसने सोचा था, जब मो फैन ने नीली लपटों को अपने आसपास से दूर भगाया, तो वे पूरी तरह से बुझी नहीं थीं। वे आसपास मंडराती रहीं और पास की सूखी घास को फिर से प्रज्वलित कर दिया, मानो वे वापसी के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रही हों। तो तुम इस लौ को पहचानते हो? हल्की नीली लपटों को बिखरते हुए देखकर मो फैन मुस्कुराया। लगता है मेरे बड़े भाइयों की मौत के लिए तुम ही किसी न किसी तरह जिम्मेदार हो। मैं तुम्हें पकड़कर प्रवर्तन संघ में पूछताछ के लिए ले जाऊंगा। डोंगफेंग मिंग की आंखें गुस्से से चमक उठी। उस समय डोंगफेंग मिंग को एक बुजुर्ग शिकारी से सूचना मिली कि होंगजो की सीमा के बाहर एक गांव के पास अत्यधिक तापमान वाली ज्वाला देखी गई है। परिणामस्वरूप उस गांव में भीषण सूखा पड़ गया था। डोंगफेंग मिंग ने शुरू में खुद रोज फ्लेम हासिल करने की योजना बनाई थी, लेकिन प्रवर्तन संघ के मुकदमे में शामिल होने के कारण वो ऐसा नहीं कर सका। इसलिए उसने यह मौका अपने प्रतिभाशाली बड़े चचेरे भाइयों को दे दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि वे किसी तरह लापता हो गए। रोज फ्लेम के बारे में जानकारी जुटाने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी और अंत में वह भी गायब हो गई। शुरू में डोंगफेंग मिंग को लगा था कि वह कभी सच का पता नहीं लगा पाएगा। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यहाँ उसकी मुलाकात अपने कुछ भाइयों के हत्यारे से होगी। डोंगफेंग मिंग, शांत हो जाओ। हमारा लक्ष्य उन्हें व्हाइट माउंटेन में प्रवेश करने से रोकना है।
हमें रॉयल गार्ड से सहायता आने का इंतजार करना होगा, लियू जोगिंग ने झट से कहा। मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। डोंगफेंग मिन क्रोधित हो उठा। उसके शरीर को घेरने वाली आग और भी तेज हो गई। मो फैन को बस इस बात की चिंता थी कि उसका दुश्मन सीधे मुकाबले में न उतरकर लड़ाई को लंबा खींच सकता है। अब जब उसका प्रतिद्वंदी खुद पागल हो चुका था तो उसके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। वो वहां खड़ा था और आश्चर्यजनक रूप से वो कोई मध्यवर्ती मंत्र नहीं पढ़ रहा था। जैसे ही उसने अपना हाथ पलटा, उसके हाथ पर तुरंत गुलाबी रंग की लौ जल उठी, मानो कोई जादूगर कहीं से लाल गुलाब को प्रकट कर रहा हो। आग का विस्फोट। मो फैन ने अपने हाथ में मौजूद आग के गोले को आगे की ओर फेंका। वो अंधेरे आकाश में एक चाप बनाते हुए सीधे डोंगफेंग मिंग के स्थान पर जा गिरा। मो फैन को यह मानना ही पड़ा कि डोंगफेंग मिंग की प्रतिभा वाकई काफी प्रभावशाली थी। उसकी मंत्रोच्चारण की गति बहुत तेज थी। उसने एक बुनियादी मंत्र पूरा करते हुए ही मध्यवर्ती स्तर के जादू का तारा पैटर्न पूरा कर लिया था। अगर उसके पास पर्याप्त ऊर्जा होती तो मो फैन लगातार अग्नि विस्फोट कर सकता था, जिससे वो मशीन गन की तरह आग के गोले दाग सकता था। लेकिन डोंगफेंग मिंग तो आग के मुके इतनी तेजी से दाग सकता था मानो कोई तेज गति से चलने वाला बजूका हो। मो फैन ने अपनी पिछली गलती से सबक सीख लिया था। वो मध्यवर्ती मंत्र का प्रयोग करके अपने दुश्मन का सामना करने से हिचकिचा रहा था। महज एक साधारण मंत्र से मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहे हो? तुम बहुत भोले हो। डोंगफेंग मिंग पर मो फैन के अग्नि विस्फोट का कोई असर नहीं हुआ। वो अपने पैरों के नीचे तारा आकृतियों को व्यवस्थित करता रहा। उसके शरीर को जकड़ने वाली ज्वाला की प्रबलता के कारण बुनियादी स्तर का अग्नि विस्फोट भी उसे सटीक रूप से लगने पर भी कोई क्षति नहीं पहुंचा सका। यहां भोला कौन बन रहा है? मो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। मो फैन ने मुट्ठी भींची और अपनी पूरी ताकत से फायर बर्स्ट को विस्फोटित कर दिया। इससे तुरंत 2 मीटर व्यास का एक जोरदार विस्फोट हुआ। इस धमाके के प्रभाव से घमंडी डोंगफेंग मिंग कुछ मीटर दूर जा गिरा। आग का गोला काफी विशाल और आश्चर्यजनक था। विस्फोट के प्रभाव से आसपास की हवा में तेज गूंज पैदा हुई और चारों दिशाओं में चिंगारियां बिखर गईं। रोज फ्लेम के प्रभाव ने फायर बर्स्ट रप्चर को और भी हिंसक बना दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मो फैन के फायर बर्स्ट रप्चर की शक्ति एक साधारण ज्वाला से उत्पन्न होने वाले फायरी फिस्ट के बराबर थी। फायर बर्स्ट रप्चर की शक्ति डोंगफेंग मिंग की उम्मीदों से कहीं अधिक थी। सौभाग्य से उसके पास अग्नि तत्व भी था, अन्यथा मात्र प्रभाव से ही वो आधा अपंग हो सकता था। तुम्हारा अग्नि विस्फोट। जले हुए चेहरे के साथ डोंगफेंग मिंग उठ खड़ा हुआ। क्रोध के साथ साथ उसकी आंखों में आश्चर्य भी झलक रहा था। उसका फायर बर्स्ट रप्चर इतना शक्तिशाली क्यों है? ये लगभग एक इंटरमीडिएट स्पेल की शक्ति के बराबर था। लगता है तुम मेरे चौथे स्तर के फायर बर्स्ट का स्वाद चखने वाले पहले व्यक्ति हो, मो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी गति से उसकी हथेलियों पर और भी अग्नि गोले प्रकट होने लगे। चौथे स्तर का मूल मंत्र। डोंगफेंग मिंग दंग रह गया। वो खुद पर काफी गर्व करता था कि उसके पास विंग इक्विपमेंट था, जबकि वह केवल एक मध्यवर्ती जादूगर था। उसे लगता था कि वह आसानी से मध्यवर्ती जादूगरों पर हावी हो सकता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उससे भी अधिक प्रतिभाशाली कोई होगा, जो एक बुनियादी मंत्र को चौथे स्तर तक पहुंचा देगा। किसी बुनियादी मंत्र को उस स्तर तक मजबूत करने के लिए केवल आत्मा सार का उपयोग किया जाता था, और प्रत्येक आत्मा सार की कीमत 3 मिलियन से 5 मिलियन आरएमबी के बीच होती थी। आमतौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि नेबुला उन्हें पूरी तरह से अवशोषित कर ले, अधिकांश लोग लगभग 5 मिलियन की कीमत वाले आत्मा सार का उपयोग करके उन्हें परिष्कृत करते थे। इसलिए 7 सितारों के लिए कुल 7 आत्मा सार की आवश्यकता होगी, जिसकी कुल कीमत 35 मिलियन आरएमबी होगी। इतने पैसों से वह आसानी से एक बेहतरीन सोल सीड खरीद सकता था। तुम चिकन रिब्स जैसी बेकार चीज पर पैसे बर्बाद करके कितने बड़े मूर्ख हो, डोंगफेंग मिंग ने फटकार लगाए, मानो वह इस तथ्य को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि कोई उससे ज्यादा अमीर है। संक्षेप में, प्राचीन चीनी साहित्य में इसका प्रयोग किसी ऐसी चीज का वर्णन करने के लिए किया जाता था जिसे कोई व्यक्ति पूरी तरह से बेकार होने के बावजूद फेंकने को तैयार नहीं होता था, जैसे चिकन रिब्स। इस प्रकार ये किसी बेकार चीज का वर्णन करने के लिए आधुनिक बोलचाल की भाषा बन गई है। मेरी सोल सीड को चिकन रिब्स बताने से पहले आपको उसे देखना चाहिए, मो फैन ने कहा। रोज फ्लेम का तापमान अत्यंत उच्च था। ये सभी ज्वालाओं में सबसे विनाशकारी ज्वालाओं में से एक थी, जो अग्नि जादू से होने वाले नुकसान को लगभग 2.5 गुना तक बढ़ा सकती थी। चौथे स्तर के फायर बर्स्ट में कोई खास बात नहीं थी। एकमात्र अंतर यह था कि इसकी शक्ति तीसरे स्तर की तुलना में लगभग 2 गुनी थी। इसलिए जैसे जैसे सुधार एक के बाद एक होते गए,
मो फैन का फायर बर्स्ट एक साधारण फायर बर्स्ट की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया। फायर बर्स्ट रप्चर मूल रूप से सभी तत्वों में सबसे विनाशकारी बेसिक स्पेल था। इसकी शक्ति को 5 गुना बढ़ाने के बाद ये लगभग एक इंटरमीडिएट स्पेल के बराबर हो गया था। इसके अलावा मो फैन बुनियादी मंत्रों को इतनी कुशलता से चला सकता था कि वो पल भर में आग के गोले फेंक सकता था, भले ही उसकी शक्ति किसी मध्यम स्तर के मंत्र की आधी ही क्यों न हो। डोंगफेंग मिंग को चुप कराने के लिए वो काफी थी। मो फैन ने अपने हाथों से लगातार आग के गोले बुलाए, जो आकाश में तेजी से फैलते हुए डोंगफेंग मिंग के पास 2 मीटर ऊंचे विस्फोटों में बदल गए। डोंगफेंग मिंग ने जादुई कवच पहन रखा था, जो जाहिर तौर पर सस्ता नहीं था। इसने कई अग्नि विस्फोटों के प्रभाव को बेअसर करने में मदद की थी। दुर्भाग्यवश मो फैन की गोलीबारी की गति बहुत तेज थी। विस्फोटों के प्रभाव से डोंगफेंग मिंग को अपने तारा पैटर्न को संरेखित करने पर ध्यान केंद्रित करने का कोई मौका नहीं मिला। डोंगफेंग मिंग खुद को एक अजीबोगरीब स्थिति में पाया। तारा पैटर्न को संरेखित करने में उसकी गति किसी और से कहीं अधिक तेज थी, और कभी कभी वह किसी बुनियादी मंत्र का उच्चारण करने वाले व्यक्ति की तुलना में मध्यवर्ती जादू का उच्चारण भी तेजी से कर सकता था। हालांकि मो फैन ने उसे पूरी तरह से दबा दिया। उसे कोई मध्यवर्ती मंत्र डालने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि हर बार जब तारा पैटर्न पूरा होने वाला होता तो उसका प्रतिद्वंद्वी उसकी ओर एक शक्तिशाली अग्नि विस्फोट कर देता। विस्फोट से उसकी आंखें चौंधिया जाती और कान सुन्न हो जाते, यहां तक कि उसका कवच भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। दांत पीसते हुए डोंगफेंग मिंग ने आखिरकार अपना अहंकार एक तरफ रख दिया और तेजी से मो फैन से काफी दूर हट गया। एक विचार आते ही डोंगफेंग मिंग ने अपने विंग इक्विपमेंट को बुलाया। नीले रंग के 2 पंख थे, जिन पर लगे पंख स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। एक पल में ही डोंगफेंग मिंग हवा में उछल पड़ा। डोंगफेंग मिंग ने शुरू में मो फैन से सीधे मुकाबले की योजना बनाई थी, लेकिन अंततः वह अपने प्रतिद्वंद्वी के साधारण मंत्रों से ही पराजित हो गया। उसके पास अपने पंख वाले उपकरण को सक्रिय करने और आकाश में गति करने के लाभ का उपयोग करके युद्ध में बढ़त हासिल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। डोंगफेंग मिंग को अभी भी स्थिति का पूरा अंदाजा था। एक बार उसका कवच टूट गया तो मो फैन के खिलाफ उसके पास कोई मौका नहीं बचा था। फायर बर्स्ट की फायरिंग रेंज सीमित थी। जब तक डोंगफेंग मिंग हवा में था, वो अपने फायरी फिस्ट को उल्कापिंड की तरह इस्तेमाल करके मो फैन को निशाना बना सकता था। विंग उपकरण बहुत महंगा था, लेकिन इसने वास्तव में डोंगफेंग मिंग को अजेय बना दिया। मैं मानता हूं कि तुमने अपनी छोटी सी चाल से मुझे दबा दिया है, लेकिन तुम अब भी मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। डोंगफेंग मिंग अब आकाश में 20 मीटर ऊपर था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपनी मर्जी से उड़ने दूंगा? मो फैन मुस्कुराया। लाल तारे के पैटर्न दिखना बंद हो गए। उनकी जगह बैंगनी काले तारे का पैटर्न दिखने लगा, जो मो फैन के पैरों के नीचे पहले से ही पूरा हो चुका था। मो फैन के चारों ओर बिजली की चिंगारियां चमकने लगी। कियानजुन थंडरबोल्ट यक्ष। मो फैन ने डोंगफेंग मिंग की ओर उंगली उठाई। बिजली की एक लपट आकाश में सीधे उड़ते हुए आदमी की ओर बढ़ी। अचानक ही भयंकर बादल छा गए और ऊपर से डोंगफेंग मिंग के सिर के ऊपर मंडराने लगे। बादलों को देखते ही डोंगफेंग मिंग अपना आपा पूरी तरह खो बैठा। बिजली तत्व। उसे अच्छी तरह याद था कि उसके प्रतिद्वंदी ने उसके हमलों से बचने के लिए छाया तत्व मंत्र का प्रयोग किया था, इसलिए यह स्पष्ट था कि वह छाया तत्व और अग्नि तत्व का अभ्यास कर रहा था। ये बिजली तत्व कहां से आया? जन्मजात प्रतिभा रखने वाले तुम अकेले नहीं हो, मो फैन हंसते हुए बोला। उसके शब्दों का अंत मानो बिजली गिरने जैसा था। बिजली बहुत तेज और प्रचंड थी। बिजली की मोटी चमक रात के आकाश में एक शानदार ढंग से कौंधी और अपने पीछे चिंगारियों की लकीर छोड़ गई। विनाशकारी ऊर्जा यात्रा के बीच में ही अचानक 2 भागों में बंट गई, जिससे शैतान के पंजे का आकार बन गया। बैंगनी काले रंग के बिजली के पंजे ने हवा में ही डोंगफेंग मिंग को बेरहमी से पकड़ लिया। डोंगफेंग मिंग बिजली की चपेट में आ गया और समय रहते प्रतिक्रिया देने में असमर्थ रहा। बिजली गिरने से वह आग की लपटों में घिर गया। अगर उसके कवच न होते तो वह हवा में ही झुलसकर एक लाश बन जाता। बिजली गिरने से वो जमीन पर गिर पड़ा। कियानजुन के विशेष प्रभाव के बल से उसकी हड्डियां लगभग अपनी जगह से हिल गईं। वो कीचड़ के ढेर की तरह जमीन पर जा गिरा। डोंगफेंग मिंग उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। बैंगनी काली बिजली की चिंगारियां अभी भी उसकी त्वचा पर कड़क रही थीं, जिससे वो लकवाग्रस्त हो गया था। एक बार जब बिजली उसके कवच को भेद देती तो उसका कमजोर शरीर बिजली की चिंगारियों के प्रति बहुत ही असुरक्षित हो जाता। मुझे नहीं लगता कि इसमें 15 मिनट भी लगे होंगे। मो फैन मुस्कुराया। उसने डोंगफेंग मिंग की ओर देखा, जो सच्चाई को स्वीकार करने में हिचकिचा रहा था।
ये तो स्पष्ट था कि एक मध्यम स्तर के जादूगर के पास, जिसके पास पंखों वाला उपकरण और एक महंगा कवच हो, उसका इतिहास काफी प्रभावशाली होगा। उसका घमंड मानो उसकी हड्डियों से बाहर निकल रहा था। हालांकि उन्हें मो फैन ने बुरी तरह से अपमानित किया, जो स्वयं भी एक मध्यम स्तर का जादूगर था। यह उनके लिए बहुत बड़ा आघात था। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, डोंगफेंग मिंग ने दर्द से दांत भींचते हुए कहा। दोहरे जन्मजात तत्व और किसके पास हो सकते हैं? आप चाहें तो अपना बदला ले सकते हैं, मो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपनी पहचान छिपाने की भी जहमत नहीं उठाई। प्रवर्तन संघ कुछ ही सेकंडों में उसकी पहचान आसानी से जांच सकता था। हालांकि इस घटना का मुख्य कारण संगठन के भीतर के लोगों की आपसी कलह थी। यहां तक कि जू मिंग भी उस पर कोई अपराध का आरोप नहीं लगा सकता था। इसलिए मो फैन को अपनी पहचान उजागर होने की कोई परवाह नहीं थी। चाहे वो इसे छिपाने की कितनी भी कोशिश करे, दूसरों को आसानी से पता चल सकता था। तुम बस इंतजार करो। डोंगफेंग मिंग की आंखों से मानो क्रोध की ज्वाला निकल रही थी। मो फैन ने उसकी धमकियों को नजरअंदाज किया और तेजी से तांगयुए की ओर बढ़ गया। तांगयुए उन्नति काल में 3 मध्यवर्ती जादूगरों और एक तेज पंख वाली गौरैया सहित 4 शत्रुओं से एक साथ लड़ रही थी। तीनों मध्यवर्ती जादूगरों से कोई खतरा नहीं था, लेकिन रेजर फेदर्ड स्पैरो से निपटना सबसे मुश्किल था। मो फैन के आते ही तांग्यू को अपने डेथ स्ट्राइक मैजिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे रेजर फेदर्ड स्पैरो को गंभीर नुकसान पहुंचा था, लेकिन वह खुद भी मुश्किल में थी। तीनों इंटरमीडिएट मैजिशियन बारी बारी से उस पर इंटरमीडिएट स्पेल से हमला कर रहे थे। तांग्यू के पास कोई रक्षात्मक जादू नहीं था, इसलिए वो केवल फ्लीइंग शैडो का इस्तेमाल करके ही उनसे बच सकती थी। श्रीमती तांगयुए, मेरे पास मत आइए, मेरे पास भी कोई रक्षात्मक मंत्र नहीं है। आप उन दोनों का ध्यान भटकाने की कोशिश कीजिए, मैं उनमें से सबसे कमजोर को निपटा दूंगा, मो फैन ने तांगयुए से कहा, जो उसके काफी करीब खड़ी थी। ये तो स्पष्ट था कि मो फैन यूं ही युद्ध में नहीं कूद पड़ेगा। वो चुपके से फ्लीइंग शैडो के साथ यहां पहुंचा था। मिल गया। जैसे ही तांगयुए प्रकट हुई, अचानक 3 मोटी बर्फ की जंजीरें प्रकट हुई और तांगयुए को जकड़ लिया। वे बेरहमी से उसकी हड्डियों को कुचलने की कोशिश कर रही थी। तांगयुए अपना ध्यान भटकने नहीं दे सकती थी। वो तेजी से बर्फ की जंजीरों की विपरीत दिशा में भागी। उसने फ्लीइंग शैडो का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इसके बिना दुश्मनों का ध्यान अपनी ओर बनाए रखना आसान था। तांगयुए और मो फैन दोनों ही छाया तत्व जादूगर थे, इसलिए वे एक दूसरे के साथ बेहतरीन तालमेल बिठा सकते थे। तांगयुए ने जानबूझकर एक बंद गली में फंसने का नाटक किया, जबकि मो फैन चुपके से घास में आगे बढ़ते हुए उस जगह पहुंचा जहां लियू यिलिन थी। वो लगभग हार चुकी है, मैंने उसे अपने आइस लॉक से जकड़ लिया है, लियू यिलिन ने उत्साह में कहा। उसे चोट मत पहुंचाओ, उसकी पहचान काफी खास है, लियू जोगिंग ने कहा। चिंता मत करो, मैं अपने जादू को नियंत्रित कर लूंगी। भाई, क्या इसका मतलब ये है कि उसे हराने के बाद जादू की अदालत की आधिकारिक सदस्य बनने में बस कुछ ही समय लगेगा? लियू यिलिन ने कहा। लियू जोगिंग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह तांगयुए को भागने से रोकने के लिए अपनी पृथ्वी तरंग को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। हालांकि तभी अचानक लियू यिलिन के बगल से एक अप्रिय आवाज सुनाई दी। लियू यिलिन, शायद मैं तुम्हारे प्रति कुछ ज्यादा ही नरमी बरत रहा था। तुम मेरी औरत को फिर से चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। लियू यिलिन घबराकर पीछे मुड़ा और उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा जिससे उसे बेहद नफरत थी। यह वही व्यक्ति था जिसने स्कूल में उसका नाम बुरी तरह बदनाम किया था। एक ही हमले में वह तुरंत पराजित हो गया। हालांकि लियू यिलिन के क्रोधित होने से पहले ही वह अवचेतन रूप से भय से कांप उठी। यह आदमी मेरे पीछे अचानक कैसे आ गया?